गुड इवनिंग एवरीवन। निवेश.com के ट्रेनिंग सेशन में सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरुचि है और मैं आज की इवेंट की मॉडरेटर हूँ। इवेंट पर जुड़े सभी पार्टिसिपेंट सभी केवल कॉल को सुन सकते हैं और सेशन के दौरान आप अपने सवाल टाइप कर हमारे साथ पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए हैंड रेज के ऑप्शन को प्रेस करना है। उसके नीचे क्वेश्चन मार्क का बटन है जिसपे प्रेस करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सेशन के बाद हम सभी सवालों का आंसर करेंगे। ये कॉल रिकॉर्डेड है और इस कॉल की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर की जाएगी। ये ट्रेनिंग प्रोसेस एक नया प्रोसेस है जो हमने अभी स्टार्ट किया है, जहां हम आपको प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेनिंग देंगे। इसका टाइमिंग मंडे को 4:30 बजे ही रहेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। डेट म्यूचुअल फंड्स के ऊपर हम लोग कुल 3 सेशंस करेंगे जो कि आज से शुरू हैं और अगले 2 हफ्ते भी चलेंगे। तो इस पर ट्रेनिंग देने के लिए हमारे साथ निपॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी से मिस्टर नितिन राज श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। मिस्टर नितिन जी निपॉन म्यूचुअल फंड के साथ चीफ मैनेजर L&D एज लर्निंग अकेडमी के रूप में काम कर रहे हैं। मैं नितिन जी से अनुरोध करूंगी कि वो इस सेशन को आगे लेके जाएं और सभी पार्टनर से कि सेशन के दौरान आप अपने सवाल हमें लिखकर यहाँ भेजते रहें। सवाल पूछने के लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए क्वेश्चन मार्क के बटन को दबाना है और सवाल पूछो और आप सवाल टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं और सेशन के बाद हम सभी सवालों का जवाब देंगे। ओवर टू यू नितिन जी। थैंक यू सो मच। एम आई ऑडिबल? आपकी आवाज सुन पा रहे हैं? Am I audible? जी नितिन जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। Wonderful. So very good evening to all of you. सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम के लिए। Let me give you the gist of this program क्योंकि काफी deliberations के बाद we have decided on these programs. So debt market आज की डेट में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, बट इन स्पाइट ऑफ फोकसिंग ऑन दिस कैटेगरी हम नॉर्मली देखते हैं कि हम इक्विटी पे ज्यादा फोकस करते हैं। नाउ आज की डेट में अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो इक्विटी में क्या हमारे सारे प्रोस्पेक्ट जितने भी हैं जिनको भी हम अप्रोच करते हैं इक्विटी के लिए, क्या वो सभी तैयार हो जाते हैं? शायद नहीं। और डेट म्यूचुअल फंड्स की अगर मैं बात करूं तो अपनी इंडस्ट्री में 2/3 म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में डेट बेचा जाता है। सो डेट का जो प्रोपोजिशन है हमारी इंडस्ट्री में वो काफी बड़ा है। नाउ आज की डेट में अगर मैं आपको फायदे बताऊं कि डिस्ट्रीब्यूटर को क्या फायदा है और इन्वेस्टर को क्या फायदा है अगर मैं एक डेट म्यूचुअल फंड फोकस करता हूं, तो डेफिनेटली ये आपको नए कस्टमर्स बड़ी आसानी से लाने में मदद करेगा। आप किसी भी कस्टमर को इजीली इस कैटेगरी में म्यूचुअल फंड के साथ जोड़ सकते हैं। आपका AUM डेफिनेटली इंक्रीज होगा ही होगा क्योंकि नए कस्टमर जुड़ेंगे तो नया पैसा अंदर आएगा तो आपका AUM भी बढ़ेगा। नाउ एसेट एलोकेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप कोई चीज बेचते हैं किसी को तो उसका प्रॉपर अगर आप एसेट एलोकेशन के साथ बेचें तो मार्केट में जब टर्मोइल्स आते हैं या इस तरीके के करेक्शंस होते हैं तो डेफिनेटली कस्टमर कभी परेशान नहीं होता। सो एसेट एलोकेशन का एक बहुत बड़ा फायदा है जो डेट कैटेगरी से पूरा किया जाता है। नाउ कस्टमर को क्या फायदा है? अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो डेफिनेटली आज की डेट में कोई भी कस्टमर अगर बैंक के पास डिपॉजिट कर रहा है या कहीं भी वो डिपॉजिट करता है तो इंटरेस्ट रेट रिजीम अगर हम देखें तो वो घट रहा है। तो इस घटते हुए इंटरेस्ट रेट में डेफिनेटली उसको कुछ ऐसा चाहिए जहां पे उसको थोड़ा सा ज्यादा ब्याज मिले या ज्यादा इंटरेस्ट मिले अपने पैसे पे। सो डेट म्यूचुअल फंड मदद करेगा डेफिनेटली। पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी, जो इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं आज की डेट में परेशान है क्योंकि उनका पैसा घट गया है, मार्केट में एक अच्छा करेक्शन देखा गया बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। सो आज की डेट में अगर देखें तो डेट म्यूचुअल फंड ने इक्विटी से ज्यादा रिटर्न जनरेट किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो आपके पोर्टफोलियो में अगर कस्टमर के पोर्टफोलियो में आपने डेट को भी दिया है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी का काम करेगा और पोर्टफोलियो को ये एक नेगेटिविटी से बाहर निकालेगा। दूसरा डेफिनेटली आपको जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो है वो बेहतर हो जाता है। आपका जो पोर्टफोलियो पर रिस्क है वो कम हो जाता है
उसकी वजह से जो रिवॉर्ड मिलेगा वो रेशियो काफी अच्छा हो जाता है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन को भी फायदा है और कस्टमर को तो डेफिनेटली फायदा है ही है अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स पे फोकस करते हैं इक्विटी के साथ साथ। नाउ लेट मी आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको क्या लगता है जब कोई नया बैंक आपको अप्रोच करता है तो वो किस प्रोडक्ट को नॉर्मली लेके अप्रोच करता है? क्या ये लाइफ इंश्योरेंस होता है? क्या ये म्यूचुअल फंड होता है? क्या उसका कोई लोन प्रोडक्ट होता है? नहीं, डेफिनेटली वो या तो आपको सेविंग अकाउंट के लिए अप्रोच करता है या करंट अकाउंट के लिए अप्रोच करता है। नाउ इसी चीज को अगर मैं आपको बोलूं कि आप जब एक नए कस्टमर को अप्रोच करते हो तो आप क्या प्रोडक्ट पिच करते हो? आप सीधे इक्विटी पिच करते हो। जब आप सीधे इक्विटी पिच करोगे डेफिनेटली उसमें से कुछ कस्टमर्स होंगे जो शायद जुड़ जाएं, कुछ कस्टमर्स होंगे जो बिल्कुल ही सोच के बताएंगे या वो रिस्क को देखते हुए शायद ना जुड़ पाए। सो क्या हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इस विकल्प को पूरा कर सके? डेट म्यूचुअल फंड्स की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली देयर आर प्रोडक्ट्स जिनको आप इनिशियल जो नए कस्टमर्स हैं उनको आप इन प्रोडक्ट्स के साथ जोड़ सकते हैं और बहुत आसानी के साथ जोड़ सकते हैं। आई विल शेयर माई एक्सपीरियंसेस ऑल्सो, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं अपने कस्टमर्स के साथ और किस तरीके से मेरा AUM मैंने देखा कि उनका AUM बढ़ा है, तो डेफिनेटली मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। नाउ आज का जो ऑब्जेक्टिव है इस सेशन का वो बड़ा सिंपल है। सो आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं 3 प्रोडक्ट्स पे। तो उसके लिए मुझे ये समझना पड़ेगा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो मनी मार्केट एक जगह है डेट फंड्स में जो जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स या फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट करते हैं। तो इस बाजार के जो फंक्शंस हैं उसके जो वेरियस पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बारे में समझेंगे आज। दूसरा, जो इंस्ट्रूमेंट्स इस बाजार में ट्रेड किए जाते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में समझेंगे। तीसरा, रेगुलेटर जो इस बाजार का है उसका क्या रोल है और वो किस लिहाज से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है उसको थोड़ा सा समझेंगे। एंड चौथा, डेफिनेटली जो इस बाजार के फंड्स हैं या कैटेगराइजेशन है डेट बाजार का उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो ये आज का ऑब्जेक्टिव है जो हम अगले 1 घंटे में पूरा करेंगे। सो अगर मैं सिक्योरिटीज मार्केट को पूरा देखूं, जो क्लासिफिकेशन है उसमें आप देख सकते हैं 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। पहला कैपिटल मार्केट है, दूसरा डेरिवेटिव मार्केट है, तीसरा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, यानी कि फॉरेन की जो करेंसीज है उनका एक्सचेंज जो होता है इस बाजार में। नाउ कैपिटल मार्केट हमारे लिए सबसे अहम है, हम इसी बाजार में काम करते हैं। ये बाजार 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला डेफिनेटली इक्विटी का बाजार है और दूसरा डेट का बाजार है और आज की जो चर्चा है वो डेट के बाजार पे है। सो डेट मार्केट का अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे पहली चीज आती है कि कस्टमर का क्या एक्सपेक्टेशन होता है जब वो इस बाजार में आता है। और आम आदमी के लिए डेट का जो बाजार है वो है बैंक डिपॉजिट्स, पोस्टल डिपॉजिट्स, PPF। इससे आगे उसे नहीं पता क्योंकि ये बाजार काफी बड़ा है। इसको हम होलसेल डेट मार्केट भी बोलते हैं, WDM शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं कहूं तो होलसेल डेट मार्केट। नाउ कस्टमर का जो सबसे पहला उम्मीद होता है जब वो इस बाजार में आता है विच इज फिक्स्ड इनकम, कि अगर वो FD कर रहा है तो डेफिनेटली उसको एक फिक्स्ड इनकम जनरेट होगी, अगर वो रिकरिंग डिपॉजिट करता है तो उसमें उसको एक फिक्स्ड इनकम जनरेट होती है। तो कस्टमर जब भी इस बाजार की तरफ देखता है उसका जो सबसे पहली उम्मीद होती है वो होता है फिक्स्ड इनकम, और यही कारण है इस बाजार को फिक्स्ड इनकम मार्केट भी बोला जाता है। नाउ अगर हम डेट मार्केट का क्लासिफिकेशन देखें जिसको हम इकोसिस्टम भी कहते हैं, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट इशू करती है। या गवर्नमेंट में अगर मैं बात करूं तो बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। सो स्टेट गवर्नमेंट की भी सिक्योरिटीज हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी प्रतिभूतियां हैं, और इनके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इनके अलावा जो एंटिटीज हैं वो भी इशू करती हैं, लाइक कॉर्पोरेट्स हो गए, डिफरेंट ट्रस्ट हो गए, डिफरेंट बैंक्स हो गए, PSUs हो गए, प्राइवेट। तो ये सारा जो एंटिटीज हैं ये इस बाजार में सिक्योरिटीज जारी करती हैं।
जो लोग खरीदते हैं और बेचते हैं। नाउ अगर इसको मैं फर्दर क्लासिफाई करूं तो ये कुछ इस लिहाज से दिखता है। सो आप देख सकते हैं कि सॉवरेन इशूअर है जिसमें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आ जाते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स इशू करते हैं और आप इनके खरीदार भी देख सकते हैं। सिमिलरली पब्लिक सेक्टर ऑल्सो अगर देखें तो आपको उसमें स्टैट्यूटरी बॉडीज आ जाती हैं, पीएसयूज आ जाती हैं, कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं। ये भी सिक्योरिटीज इशू करते हैं और इनके भी आप खरीदार और बेचने वाले देख सकते हैं। सिमिलरली प्राइवेट सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी आपके प्राइवेट बैंक्स आ जाते हैं और कॉर्पोरेट्स आ जाते हैं जो कि डिफरेंट सिक्योरिटीज इशू करते हैं और इनको भी लोग खरीदते हैं। इस पूरे इकोसिस्टम में अगर आप सबसे मजेदार चीज देखिए तो प्राइवेट बैंक्स या बैंक्स एक एंटिटी है जो इशू भी करता है सिक्योरिटीज और खरीदता भी है। और मैं आपको बता दूं बैंक इस बाजार का सबसे बड़ा पार्टिसिपेटर है। और ऐसा क्यों है? इसका रीजन बड़ा सिंपल है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं कि जब आप बैंक में 100 रुपए डिपॉजिट करते हैं तो बैंक के पास वो पूरा 100 रुपए ऑफिशियली लेंडिंग के लिए नहीं होता, उसमें से कुछ पैसा उसको सिक्योरिटीज के फॉर्म में रखना पड़ता है। सो तकरीबन 20% ऐसा है जो पैसा उनको सिक्योरिटीज के फॉर्म में रखना पड़ता है। तो यानी कि जो भी डिपॉजिट होता है, चाहे वो टाइम डिपॉजिट्स हैं, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट्स हैं बैंक में, उनका 1% एक हिस्सा सिक्योरिटीज के फॉर्म में बैंक को रखना पड़ता है। तो इसीलिए बैंक इस बाजार का सबसे बड़ा पार्टिसिपेटर हो जाता है। नाउ डेट बाजार है, डेफिनेटली लोगों से पैसा उधार लिया जाता है, बैंक भी लेता है। जितने भी इशूअर्स हैं वो उनको पैसे की जरूरत होती है तभी वो इस बाजार में आते हैं और सिक्योरिटीज के बदले पैसा हमसे बोरो करते हैं। नाउ हर एक पार्टिसिपेंट की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट है, इसीलिए वो इस बाजार का हिस्सा है। लाइक सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो जितने भी बजटरी डेफिसिट्स होते हैं, उनके बजट में जितनी भी कमियां होती हैं या उनके जितने भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डेफिसिट्स होते हैं, उनको पूरा करने के लिए वो इस बाजार में सिक्योरिटीज जारी करते हैं और पैसा उससे जुटाते हैं। सिमिलरली आरबीआई है जो कि हमारा रेगुलेटर भी है और वो सेंट्रल बैंक भी एक्ट करता है गवर्नमेंट के लिए। डिफरेंट तरीकों से वो इस बाजार में क्या करता है, मनी को जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करता है। तो इसके लिए उसके पास काफी सारे हथियार हैं, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओ जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। प्राइस का जो स्टेबिलिटी है उसको वो मेंटेन करता है और जितने भी प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं उनकी तरफ जो पैसे का फ्लो है वो एडिक्वेट रहे कि नहीं है उसको वो कंप्लीट करता है। तो ये रिजर्व बैंक का रोल है इस बाजार के लिए। प्राइमरी डीलर्स वो अपॉइंट करता है ताकि डेट का जो इंस्ट्रूमेंट जारी किया जा रहा है उसको जो अंडरराइट करेगा वो प्राइमरी डीलर्स करते हैं। सिमिलरली आपके पीएसयू या कॉर्पोरेट्स की अगर मैं बात करूं तो उनको भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंडिंग की जरूरत होती है अपने काम को पूरा करने के लिए, अपने बिजनेस को रन करने के लिए, तो इसीलिए वो भी डेट के सिक्योरिटीज इशू करते हैं। क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट है ही है। तो दो तरीके हैं करने के लिए, या तो आप डेट का रूट लीजिए या फिर आप इक्विटी का रूट लीजिए। डेट का रूट सस्ता पड़ता है इसलिए लोग डेट का रास्ता अपनाते हैं। बैंक, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा इन्वेस्टर है इस बाजार का, चूंकि एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो कि आरबीआई ने इंपोज की हुई है, तो इसीलिए बाजार में ये सबसे बड़ा इन्वेस्टर हो जाता है। ऑल्सो ये आप सिक्योरिटीज इशू करता है, लाइक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गए या बॉन्ड्स हो गए, इस तरीके की सिक्योरिटीज ये बाजार में इशू भी करता है जिससे ये पैसा जुटाता है। एंड फाइनली आपके अदर पार्टिसिपेटर्स हैं, लाइक म्यूचुअल फंड हो गया, पीएफ हो गया, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो गए, तो ये भी क्या कहते हैं इस बाजार में दे इन्वेस्ट। सो हर एक एंटिटी का कुछ ना कुछ जरूरत है, इसीलिए वो इस बाजार का हिस्सा है।
और सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यही है कि उनको पैसा जुटाना होता है, इसीलिए वो बाजार में सिक्योरिटीज इशू करते हैं। नाउ अगर हम बाजार के कैटेगराइजेशन की बात करें कि डेट बाजार का जो कैटेगराइजेशन है वो किस लिहाज से, तो ये भी कुछ 5 हिस्सों में बटा हुआ है। सो डेट का जो बाजार है वो मनी मार्केट में है, मनी मार्केट एक हिस्सा है। गवर्नमेंट का जो बॉन्ड्स इशू करते हैं उसका एक बाजार है, बॉन्ड्स जो इशू किए जाते हैं उनका एक बाजार है, और ये बॉन्ड्स कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, कॉर्पोरेट द्वारा जारी। देन यू हैव डेरिवेटिव मार्केट, उसमें भी 2 हिस्से हैं, एक इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स है और दूसरा क्रेडिट डेरिवेटिव्स है। सो आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो डेफिनेटली इन 5 बाजार पे तो नहीं हो सकती, बट जो सबसे पहला बाजार है विच इज मनी मार्केट, इस पे आज हम चर्चा करेंगे कि ये बाजार क्या है और क्यों ये क्रिएट किया गया है और इसका क्या फायदा होता है और इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं और हमारे कौन से फंड्स हैं जो इस बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। सो अगर हम मनी मार्केट की बात करें तो मनी मार्केट एक कंपोनेंट है फाइनेंशियल मार्केट का, जहां पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो लिक्विडिटी में बहुत हाई होते हैं और उनकी जो मैच्योरिटी है वो शॉर्ट टर्म होती है, ट्रेड किए जाते हैं। मैं फिर से बोलता हूं, मनी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का एक कंपोनेंट है। जैसे कि हमने अभी 5 बाजार देखे, उसमें से एक बाजार है जहां पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिनकी लिक्विडिटी बहुत हाई होती है और उनकी जो मैच्योरिटी है वो शॉर्ट टर्म होती है, वो ट्रेड किए जाते हैं। सो जो मैकेनिज्म है वो डील किया जाता है जितनी भी शॉर्ट टर्म लेंडिंग है उससे, तो चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, डेफिनेटली जितना भी शॉर्ट टर्म नीड है वो यहां से फंड किया जाता है। नाउ मनी मार्केट की अगर हम बात करें तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू शुड नो। सो मनी मार्केट एक सेगमेंट है बाजार का जहां पे बोरोइंग और लेंडिंग शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है। आइडियली जो टाइम पीरियड होता है वो 1 दिन से लेके 1 साल तक होता है। सो 365 दिन के नीचे जितना भी आपका फंडिंग रिक्वायरमेंट है वो इस बाजार से पूरा किया जाता है। सो यहाँ का जितना भी ट्रांजैक्शन, अगर मैं बात करूं, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है जितना भी है वो हाई वॉल्यूम में और लार्ज अमाउंट में किया जाता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली सभी को पैसे की जरूरत होती है, चाहे वो कॉर्पोरेट है चाहे वो गवर्नमेंट है, डेफिनेटली। तो इसीलिए यहाँ पे जितना भी ट्रांजैक्शन है वो काफी बड़े वॉल्यूम में किया जाता है। एंड जितना भी मार्केट है वो ज्यादातर छोटे प्लेयर्स इसको डराइव करते हैं, छोटे नंबर ऑफ प्लेयर्स। सो लार्ज प्लेयर्स आपको नहीं मिलेंगे, बट स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज प्लेयर्स नॉर्मली इस बाजार को डोमिनेट करते हैं। आप अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी देखें तो जो टॉप के पार्टनर्स हैं दे ओनली कंट्रीब्यूट टू डेट फंड्स। जो छोटे पार्टनर्स हैं वो डेफिनेटली सिर्फ इक्विटी को अपना जरिया बनाते हैं बिजनेस करने के लिए। सो आप समझ सकते हैं इसी बात से कि इस बाजार का जो नेचर है वो डेफिनेटली लार्ज प्लेयर्स जो कि कम है संख्या में वो डोमिनेट करते हैं, विच इज समटाइम्स डेंजरस ऑल्सो। इस बाजार में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं, इंटरबैंक लोन्स हैं, मनी मार्केट फंड्स जितने भी हैं, ट्रेजरी बिल्स, ये एकमात्र सिक्योरिटी है जो नाम से गवर्नमेंट इशू करती है, टी बिल्स जिसको हम बोलते हैं, रेपोज, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स जिसको हम बोलते हैं, कॉमर्शियल पेपर्स हो गए, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज लोन हो गई। तो ये जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम और डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। इंडिया में अगर हम बात करें तो ये मार्केट 2 रेगुलेटर्स द्वारा रेगुलेट किया जाता है। वन इज डेफिनेटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अनदर इज आर सेबी। सो ऑब्जेक्टिव क्या है ये मार्केट क्रिएट करने का? सो सबसे पहला तो डेफिनेटली जितना भी शॉर्ट टर्म सरप्लस रहता है फंड्स का वो यहाँ पे इजीली पार्क किया जाता है। तो जितने भी बैंक के पास जैसे एक्स्ट्रा पैसा हो गया है वो कहाँ पार्क करेगा, वो इसी जगह पार्क कर देता है। गवर्नमेंट के पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो वो कहाँ पार्क करती है, वो भी यहीं पार्क करती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में उसको कभी भी जरूरत आ सकती है। शॉर्ट टर्म डेफिसिट्स को पूरा करने के लिए डेफिनेटली ये बाजार तैयार किया गया था।
क्योंकि यहाँ सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं और वो बोरोइंग्स की जाती हैं ताकि जितने भी डेफिसिट्स हैं उनको पूरा किया जाए। सेंट्रल बैंक डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करता है और रेगुलेट करता है जितनी भी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है इकोनॉमी में। अभी अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि आरबीआई ने जितने भी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हैं उनको घटा दिया, जितने भी रेट्स थे, रेपो रेट्स, वो सारे उन्होंने रेट्स कम कर दिए ताकि मार्केट में जो लिक्विडिटी क्रंच क्रिएट हुआ है, जो सप्लाई साइड क्रंच क्रिएट हुआ है लॉकडाउन की वजह से, उसको पूरा किया जा सके। अब जैसे लॉकडाउन खुल रहा है तो डेफिनेटली कॉर्पोरेट को पैसा चाहिए होगा। अब कॉर्पोरेट अगर पैसे रिक्वायरमेंट है और बैंक उसको महंगा ब्याज दर पे लोन दे तो डेफिनेटली उसकी जो बिजनेस करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए इन रेट्स को कम किया गया ताकि कॉर्पोरेट्स को जो पैसा है वो सस्ते दरों पे मिल सके और उनके बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। एंड सप्लाई साइड का जो क्रंच क्रिएट हुआ है उसको धीरे धीरे खोला जा सके। Help reasonable access to users of short-term funds to meet their requirements quickly, adequately and reasonable cost. So जितने भी यहाँ पे participants हैं उनको definitely जब इस funds की जरूरत हो तो वो reasonably और quickly उनको मिल सके, adequately ज्यादा तादाद में मिल सके और reasonable cost पे मिल सके। तो यही एक objective है इस बाजार को create करने का। और मैं आपको बता दूं पूरे डेट मार्केट में जो सबसे ज्यादा बड़ा बाजार है वो यही बाजार है। दिस कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम 80% ऑफ द मार्केट। नाउ मनी मार्केट 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। मनी मार्केट नॉर्मली जो आपके एक बैंक से दूसरे बैंक के ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको भी कहा जाता है। सो इसमें कॉल मनी मार्केट है, नोटिस मनी मार्केट है और टर्म मनी मार्केट है। नाउ डेट में 2 ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो समय सीमा, टाइम पीरियड जिसको हम बोलते हैं, एंड दूसरा इंटरेस्ट रेट्स। तो ये 2 चीजों पे डेफिनेटली ये बाजार पूरा क्लासिफाइड है। सो मनी मार्केट में जब हम बात करते हैं और कॉल मनी मार्केट की बात करते हैं तो इसमें लेंडिंग ऑन बोरोइंग्स अगर केवल एक दिन या ओवरनाइट के लिए की जाती है तो ये ट्रांजेक्शन बनता है कॉल मनी मार्केट का हिस्सा। अगर ये ट्रांजैक्शन 2 से 14 दिन तक के टाइम पीरियड के लिए होते हैं, लाइक कोई बैंक अगर किसी दूसरे बैंक को लेंड कर रहा है और ये ट्रांजैक्शन को 7 दिन का रहा और 7 दिन बाद दूसरे बैंक ने वो पैसा वापस कर दिया ब्याज समेत, तो ये नोटिस मनी मार्केट कहलाता है। ये ट्रांजैक्शन नोटिस मनी मार्केट का हिस्सा होगा। एंड सिमिलरली अगर ये ट्रांजैक्शन 14 दिन से ज्यादा का हो जाता है तो ये टर्म मनी मार्केट कहलाता है। So notice money market, term money market, call money market is basis on the time period. जो ट्रांजैक्शन की समय सीमा है उस पे निर्भर करता है कि वो कौन सा बाजार कहलाएगा। नाउ अगर हम मनी मार्केट की बात करें या नोटिस या कॉल मनी मार्केट की बात करें तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो नॉर्मली ट्रांजैक्ट किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ जितना भी होता है वो नॉन कोलैटरल रख के किया जाता है, यानी कि कोई भी कोलैटरल या कोई भी सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखी जाती और जितनी भी बोरोइंग लैंडिंग है ये इसके बिना किया जाता है। मैच्योरिटी जो है वो 2 से लेके 14 दिन या 15 दिन उससे ज्यादा भी हो सकती है। जितना भी इंटरेस्ट यहाँ पे रेट्स जो एक्सप्रेस किए जाते हैं वो नॉर्मली एनुलाइज किए जाते हैं, बट उनका जो कैलकुलेशन है वो प्रतिदिन के हिसाब से होता है। यानी कि अगर सालाना 7% का ब्याज है और 3 दिन का अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो 7% डिवाइडेड बाय 365 इंटू 3, इस लिहाज से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है और ये नियरेस्ट रुपी टर्म्स में कैलकुलेट किया जाता है। सो जितना भी बोरोइंग्स है वो डेफिनेटली जब रीपे किया जाता है तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मैच्योरिटी के टाइम पे पे किया जाता है। बट मैं आपको बता दूं इस बाजार की सबसे बढ़िया खासियत यह है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डिस्काउंट पे ट्रेड किए जाते हैं। यानी कि अगर 100 रुपए वैल्यू है तो उनको आपको 100 रुपए नहीं देना है, आपको हो सकता है 90 रुपए देने हो और मैच्योरिटी पे आपको 100 रुपए मिले। तो इस लिहाज से यहाँ पे डिस्काउंट पे ट्रेड किया जाता है सिक्योरिटीज को। नाउ कुछ एंटिटीज हैं जो डेफिनेटली मनी मार्केट या कॉल मनी या नोटिस मनी का हिस्सा नहीं बन पाते,
जिसमें आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, तो ये लोग इस बाजार का हिस्सा नहीं हो पाते। नॉर्मली जितना भी ट्रांजेक्शन्स होता है ये बैंक टू बैंक होता है। दिस इज व्हाट यू कॉल इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस। और लोरो अकाउंट्स नॉर्मली होते हैं जो जिसमें ये ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं। नोस्त्रो वोस्त्रो कहलाते हैं ये। माई अकाउंट इन योर बैंक, योर अकाउंट इन माई बैंक। So this is how these transactions get transacted. Now, जैसे कि हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एम्फी है। So एम्फी क्या है? एम्फी हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। It's like an education provider also, best practices को promote करता है। इसी तरीके से there is an association which is what we call FIMDA, which is Fixed Income Money Market Derivative Association. ये एसोसिएशन नॉर्मली पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स, इन सबको इनकॉर्पोरेट करते हुए बनाई गई है। ये डेफिनेटली रेगुलेटर और पार्टिसिपेटर्स के बीच का इंटरफेस है, जैसे एम्फी है हमारे और रेगुलेटर के बीच का। सो ये इनका जो काम है वो डेफिनेटली रिप्रेजेंटेशन है और बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है और जितने भी फिक्स्ड इनकम मार्केट के फंक्शंस हैं उनको देखना है। Similarly, there is another body which is what you call CICIL, which is Clearing Corporation of India. ये सेट किया गया था कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका जो सेटलमेंट प्रोसेस है बड़ा एफिशिएंट हो। सो ये इंसुलेट किया गया था फाइनेंशियल सिस्टम में ताकि जितने भी ये शॉक्स क्रिएट होते हैं उनको प्रॉपरली अब्सॉर्ब किया जा सके। जितनी भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनको थोड़ा एक ब्रॉडन और डीपन मीनिंग दिया जाए मनी को लेके। कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे ये ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, लाइक एनडीएस का आपका ओएम व्हिच इज ऑर्डर मैचिंग प्लेटफॉर्म है, देन यू हैव ऑक्शन सिस्टम आल्सो, देन यू हैव कॉल सिस्टम आल्सो। सो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पे डेफिनेटली यू डू ट्रांजैक्शंस। जितने भी पार्टिसिपेटर्स हैं जो खरीदते या बेचते हैं सिक्योरिटीज को, वो ये प्लेटफॉर्म्स पे ही जाके नॉर्मली डील करते हैं। नाउ दिस इज द प्लेटफॉर्म जो सिसिल का प्लेटफॉर्म है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो यू कैन सी द इंस्ट्रूमेंट्स आप कौन कौन से हैं, प्लस ऊपर अगर आप देख रहे हैं सो आप देख सकते हैं ओवरनाइट के क्या रेट्स हैं, कॉल, ट्रैप, रेपोज, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सो इनके क्या ओपनिंग और हाई है। जैसे आप एक सिक्योरिटी का इक्विटी मार्केट में देखते हैं उसी लिहाज से यू सी द सेम रेट्स या कितना वॉल्यूम किया गया है, ऑल दीज थिंग्स यू कैन सी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। नाउ कोलैटरल रख के लोन लेना भी एक प्रथा है जिसमें डेफिनेटली पहले CBLO which is collateralized borrowings and lending obligation एक इंस्ट्रूमेंट था जो यूज किया जाता था, जिसको 2018 में they have stopped and they introduced in November 2018 TREPS. TREPS is basically tri-party repo dealing system. So जितना भी आपका ट्रांजैक्शंस होते हैं बायर्स और सेलर्स में, वो एक ट्राई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में डील करते हैं जिसमें बायर और सेलर तो पार्टी होंगे ही होंगे, तीसरी पार्टी विल बी सिसिल जो हमने अभी देखा। सो सिसिल इज बेसिकली द सेंट्रल काउंटर पार्टी टू ऑल द ट्रेड्स और ये इसका जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेफिनेटली ट्राई पार्टी रेपो एजेंट के रूप में दे वर्क। नाउ जितनी भी ट्रेड की डिटेल्स हैं, लाइक करेंसी क्या यूज होगी, प्रिंसिपल कितना होगा, रेट्स क्या होंगे, कोलैटरल क्या रखा जाएगा, हेयर कट कितना किया जाएगा, कितना वापस किया जाएगा, ट्रेड्स की डेट्स क्या होंगी, ये सारी चीजें इस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन की जाती हैं। एंड जो सेटलमेंट होता है नॉर्मली आज अगर जैसे ट्रांजैक्शन हुआ तो सेम डे भी हो जाएगा या नेक्स्ट डे भी ट्रांजैक्शंस फुलफिल हो जाते हैं। सो T+0 या T+1 पे सेटलमेंट्स नॉर्मली किए जाते हैं। एंड जितने भी रेपोज हैं, ऑल द रेपोज, दे आर एलिजिबल फॉर दिस ट्राई पार्टी रेपो मॉडल। सो रेपो क्या है वो डेफिनेटली हम आगे समझेंगे। Now let's understand the role of regulator.
तो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि रेगुलेटर का रोल बड़ा सिंपल है। नॉर्मली उसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि जो प्राइस स्टेबिलिटी एक इकोनॉमी में है उसको मेंटेन रखा जाए, और जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं उसमें जो क्रेडिट का फ्लो है वो एडिक्वेट रहे। और इसको करने के लिए डेफिनेटली दे हैव लॉट ऑफ वेपन्स इन देयर आर्सेनल। उनकी तरकश में काफी सारे तीर हैं। तो उसमें अगर हम बात करें तो रिजर्व रिक्वायरमेंट इज वन, जिसमें CRR और SLR आ जाते हैं। देन दे पार्टिसिपेट इन ओपन मार्केट ऑपरेशंस आल्सो, OMO जिसको हम बोलते हैं। देन दे हैव रेपोज एंड रिवर्स रेपो रेट्स आल्सो, एंड देन यू हैव MSF एंड बैंक रेट। नाउ क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। नाउ OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, तो जितना भी सिक्योरिटीज आते हैं इनकी डीलिंग जो होती है वो डेफिनेटली जब सिस्टम में लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट होती है या एक्सेस लिक्विडिटी को हटाना होता है तो OMO का सहारा लिया जाता है। ना RBI कैसे इसको करता है, तो जब मार्केट में लिक्विडिटी देनी है तो RBI क्या करता है, RBI मार्केट से सिक्योरिटीज परचेज करता है। जब सिक्योरिटीज परचेज करेगा तो पैसे का फ्लो किधर होगा, डेफिनेटली मार्केट में होगा। तो लिक्विडिटी मार्केट में इन्फ्यूज हो जाती है। जब मार्केट में लिक्विडिटी हटानी है तब डेफिनेटली RBI क्या करता है, सिक्योरिटीज इस ओपन बाजार में इशू करता है, ताकि जो लोग खरीदेंगे तो वो पैसा देंगे तो मार्केट से लिक्विडिटी हट जाएगी। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए बाजार में OMO का सहारा लिया जाता है, विच इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो इसमें मैंने जैसा आपको बताया ऑप्शन सिस्टम है, यू हैव ऑर्डर मैचिंग सिस्टम। तो नॉर्मली ये प्लेटफॉर्म्स यूज किए जाते हैं SISL पे, जहां पे ये ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। सो करने के दो तरीके हैं, या तो आप आउटराइट परचेज में जाते हैं विच इज व्हाट यू कॉल PEMO। तो इसमें क्या है, इसमें कोई रीपरचेज एग्रीमेंट नहीं होता। बट रेपो इज अनदर प्लेटफॉर्म जहां पे आप रीपरचेज करके सिक्योरिटी को आप खरीद सकते हैं और बाद में फिर आप उसको बेच सकते हैं। तो दिस इज हाउ टू मेजर्स विच इज टू वेज जहां पे OMO ऑपरेशंस किए जाते हैं। Now let's understand जो चार वेपन्स हमने देखे, रिजर्व रिक्वायरमेंट, OMO, रेपोज, उनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि हाउ RBI एक्चुअली डज दैट। सो रिजर्व रिक्वायरमेंट आप सभी को पता है कि जब आप बैंक में डिपॉजिट्स करते हैं तो बैंक के पास पूरा का पूरा पैसा ऑफिशियल लेंडिंग के लिए नहीं होता, वो उसको किसी दूसरे को उधार पे नहीं दे सकता। उसमें से कुछ पैसा उसको रिजर्व्स के रूप में रखना पड़ता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। सो CRR इज बेसिकली कैश रिजर्व रेशियो, जो प्रेजेंट रेट है वो 3% का है। अब ये 3% किस चीज का? सो बैंक में दो तरीके के डिपॉजिट्स होते हैं। वन इज डेफिनेटली द डिमांड डिपॉजिट्स, यानी कि आप बैंक में गए, अपने सेविंग खाते में आपने जमा किया, जो कि आप कभी भी निकाल सकते हैं। एंड दूसरा इज टाइम डिपॉजिट्स, यानी कि आप बैंक में गए और आपने 1 साल का फिक्स डिपॉजिट कर दिया, तो आप उसको तकरीबन 1 साल बाद ही निकालोगे। सो टाइम लाइबिलिटीज हैं बैंक की और डिमांड लाइबिलिटीज है। सो जितना भी ये पर डे नेट होता है, विच इज नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम NDTL भी बोलते हैं। सो उसका 3% बैंक को अपने चेस्ट में कैश फॉर्म में रखना पड़ता है, और इस पे बैंक को कोई भी ब्याज नहीं मिलता। सो रेट कट नॉर्मली क्या करता है, रेट कट अगर होगा, लेट्स से अगर क्योंकि फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम जिसको हम बोलते हैं कि आप जब 100 रुपए जमा करते हैं तो बैंक पूरा का पूरा ऑफिशियल लेंडिंग के लिए नहीं रखता, उसमें से कुछ फ्रैक्शन उसको रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम ऑफ वर्किंग, जो कि इंडियन मनी सप्लाई को देखता है। सो जब रेट में कट किया जाता है, यानी कि पहले लेट्स से अगर 5% का रिजर्व रिक्वायरमेंट है तो 100 रुपए में से आप देखो 5 रुपए ऑलमोस्ट बैंक ने अपने पास कैश के फॉर्म में रखे, तो उसके पास कम पैसा है ऑफिशियल लेंडिंग के लिए। लेकिन अगर ये रेट्स को कट कर दिया जाए, 5 रुपए से घटा के 3 रुपए कर दिया जाए, तो डेफिनेटली उसके पास पहले 75 था, अभी 77 रुपए होगा ऑफिशियल लेंडिंग के लिए।
तो जब मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज करनी है तो आरबीआई क्या करता है, इन रेट्स को कट कर देता है, और जब उसको लिक्विडिटी सिस्टम से हटानी है तो वो इन रेट्स को बढ़ा देता है। मनी सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम्स में मनी सप्लाई और रिजर्व रेशियो का डायरेक्ट रिलेशन है। 1/r परसेंटेज मनी सप्लाई इंक्रीज होता है इकोनॉमी में, दैट्स हाउ रिजर्व सिस्टम कैलकुलेट। यानी कि मैं आपको सिंपल तरीके से अगर समझाऊं कि लेट्स से आप 1000 रुपए आपके पास हैं और आप अगर बैंक में जाके जमा करें, सो M1 जो मनी सप्लाई कहलाती है, दैट इज टोटल मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक एंड होल्डेड बाय कैश होल्डेड बाय द सिटीजन्स। जितना नागरिकों के पास पैसा है और बैंक में जितना डिपॉजिट पैसा है, ये पूरा M1 मनी सप्लाई है और इसको लिक्विड मनी सप्लाई बोलते हैं। सो अगर 1000 रुपए आपने बैंक में जमा करे और लेट्स से 10% का रिजर्व रिक्वायरमेंट है, तो बैंक जाहिर सी बात है 100 रुपए उसमें से रखेगा अपने रिजर्व में और बाकी 900 रुपए के लिए वो क्या करेगा, वो लोन देने के लिए लोगों को ढूंढेगा। लेट्स से एक व्यक्ति एक्स है, ये आया और इसने ये 900 रुपए उधार ले लिए एंड जाहिर सी बात है ये 900 रुपए वो ले जाके क्या करेगा, कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन करेगा या अपने बैंक में डिपॉजिट करेगा। लेट्स से इसने कुछ ट्रांजैक्शन किया और ये 900 रुपए किसी और को दे दिए, उसने जाके अपने बैंक में जमा करे, तो उसका 10% भी डेफिनेटली वो बैंक अपने पास रखेगा और बाकी का 810 रुपए आगे बढ़ाएगा। सो अगर आप टोटल मनी सप्लाई देखो तो ऐसे जब आप करते जाओगे तो मनी सप्लाई बिकम्स 10 टाइम्स। सो 1/r इज 1.10%। 10% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दिस बिकम 10 टाइम्स। सो अगर रिजर्व घटा के 5% कर दिया जाए तो आप देख सकते हो मनी सप्लाई विल इंक्रीज बाय 20 टाइम्स। अब सवाल ये आता है कि इनिशियल पैसा तो 1000 रुपए ही था, तो ये 20 टाइम्स कैसे हो गया, 10 टाइम्स कैसे हो गया। सो फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम में जब आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो उसके अलावा एक पैरेलल इकोनॉमी भी चलती है जिसको हम बैंकिंग करेंसी बोलते हैं। यानी कि आप चेक काट सकते हैं, आप डीडी बनवा सकते हैं, आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, तो दीज आर पैरेलल, जिसको हम बैंकिंग मनी भी बोलते हैं। सो रिजर्व रिक्वायरमेंट अगर 3% है तो दैट मीन्स 33 टाइम्स, 1/3% इज 33 टाइम्स इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज किया जा सकता है। कल को अगर ये रिजर्व रिक्वायरमेंट 2% हो जाता है, जैसा कि आरबीआई ने हिंट भी किया था कि ये 3% से घट के 2% पे आ सकता है, सो 2% का मतलब हो गया 50 टाइम्स द मनी सप्लाई कैन बी इंक्रीज इन दिस सिस्टम। सो दिस इज हाउ मनी सप्लाई गेट्स इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम की मदद से कैसे मनी सप्लाई बढ़ाई जाती है, घटाई जाती है। सिमिलरली यू हैव SLR ऑल्सो। तो आप देख सकते हैं SLR का जो फॉर्म है रखने का वो सिक्योरिटीज ही है। अगेन यहाँ पे गोल्ड के फॉर्म में या ट्रेजरी बिल्स के फॉर्म में या गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के फॉर्म में नॉर्मली बैंक ये पैसा रखता है और 18% नॉर्मली, यानी कि 100 रुपए में 18 रुपए बैंक रिजर्व के रूप में रख देता है। तो आज की डेट में अगर हम देखें तो बैंक के पास ऑलमोस्ट 18 और 3 विच इज 22%, नहीं 21% पैसा बैंक के पास ऑफिशियल लेंडिंग के लिए नहीं है, बट बाकी का 79 रुपए वो बैंक के पास ऑफिशियल लेंडिंग के लिए रहता है। नाउ रेपोज और रिवर्स रेपोज की अगर हम बात करें तो बैंक का क्या है, ये 19-20 होता रहता है। जब आपका डेबिट और क्रेडिट में 19-20 होता है और कुछ पैसा शॉर्ट हो जाता है तो बैंक को डेफिनेटली पैसे की जरूरत होती है। तो जितना भी शॉर्ट टर्म लेंडिंग्स है उसको पूरा करने के लिए बैंक क्या करता है, रेपोज या रिवर्स रेपोज का सहारा लेता है। नाउ रेपोज क्या है, रेपो शॉर्ट फॉर्म है रीपर्चेज एग्रीमेंट का। तो रीपर्चेज एग्रीमेंट क्या है, तो बैंक
आरबीआई के साथ एग्रीमेंट में जाता है कि ये सिक्योरिटीज मैं आपको बेच रहा हूं, शाम को ये सिक्योरिटीज मैं आपसे वापस रीपर्चेज कर लूंगा। सो मॉर्निंग में वो सिक्योरिटीज आरबीआई को बेचते हैं और शाम को वापस वही सिक्योरिटीज खरीद लेते हैं। जब सिक्योरिटीज बेची होंगी तो पैसा मिलेगा, और शाम को जब वो सिक्योरिटीज रीपर्चेज करेंगे तो डेफिनेटली पैसा देना पड़ेगा। तो सुबह जो पैसा मिलता है वो कम होता है, शाम को जो पैसा देना होता है वो ज्यादा होता है। जो डिफरेंस है दैट इज व्हाट वी कॉल रेपो रेट। सो रेपो रेट जब घटाया या बढ़ाया जाता है तो आप खुद समझ सकते हो, अगर बढ़ाया जा रहा है तो डेफिनेटली बैंक को ज्यादा पैसा लौटाना पड़ेगा, यानी कि सिस्टम से लिक्विडिटी कम हो रही है। और अगर रेपो रेट्स को कम कर दिया जाए तो बैंक को कम पैसा देना है वापस, डेफिनेटली उस केस में लिक्विडिटी सिस्टम में ज्यादा बनी रहती है। सो लिक्विडिटी का जो खेल है वो आरबीआई इन रेट्स को कम ज्यादा करके पूरा करती है, जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी। नाउ रिवर्स रेपो क्या है? रिवर्स रेपो इज बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया लेजी बैंकिंग को डिमोरलाइज करने के लिए। लेजी बैंकिंग क्या है? लेट्स से बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा डिपॉजिटेड है, अब वो लोन पे बांट ही नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, वो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके और वही इंटरेस्ट कमा रहा है वो। तो लेजी बैंकिंग कई बार देखी गई, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए रिवर्स रेपो इंट्रोड्यूस किया। रिवर्स रेपो क्या है कि जब मार्केट में सिक्योरिटीज, जब बहुत ज्यादा पैसा बैंक के पास हो जाता है तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई उनको सिक्योरिटीज दे देता है और उनसे पैसा ले लेता है, और जब उन्हें पैसा वापस देना होता है तो वो सिक्योरिटीज आरबीआई वापस परचेज कर लेता है। तो दिस इज द सेम मैकेनिज्म बट रिवर्स कर दिया गया है। सो रिवर्स रेपो और रेपो के बीच का जो डिफरेंस है, दिस इज व्हाट वी कॉल लैफ कॉरिडोर, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। कई बार आपने सुना होगा लैफ गलियारा छोटा कर दिया गया है, बड़ा कर दिया गया है। तो अभी अगर देखें तो ये जो डिफरेंस है ये मात्र 65 पैसे का रह गया है। 4% आपका रेपो रेट है और 3.35% आपका रिवर्स रेपो रेट है। सो 65 पैसे का ये नॉर्मली 0.65% का ये डिफरेंस रह गया। किसी टाइम में ये 200% का था, घटते घटते ये 0.65% आ गया है। अच्छा है इकोनॉमी के लिए। लिक्विडिटी साइड अगर देखा जाए तो डेफिनेटली इस वक्त ज्यादा जरूरत है रेट्स को घटाने की और मनी सप्लाई को इंक्रीज करने की सिस्टम में, ताकि जितना भी इस कोरोना वायरस की वजह से ये मनी का क्रंच हुआ है वो कॉर्पोरेट्स को पूरा मिले। एमएसएफ, नाउ रेपो और रिवर्स रेपो की लिमिटेशंस है। कई बार होता है आपको हो सकता है 100 रुपए की रिक्वायरमेंट है बट रेपो इज अलाउइंग यू ओनली 50 रुपीज, तो बाकी का 50 रुपए पूरा करने के लिए अगेन यू हैव अनदर फैसिलिटी जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो बैंक के पास ये एक और तरीका है, यहाँ पे ये 3% अपने एनडीटीएल तक का बोरो कर सकते हैं ओवरनाइट के लिए। बट जाहिर सी बात है चूंकि आप रेपो से ज्यादा परचेज कर रहे हो, बोरो कर रहे हो, तो इसलिए यहाँ का जो रेट है वो थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू रेपो। टू डिस्करेज बैंक्स नॉर्मली ये रेट्स ज्यादा रखे गए हैं, तो ये है 4.25%। नाउ डेट मार्केट में अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट्स की, तो मैं जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि इस बाजार का जो क्लासिफिकेशन है उसका जो क्राइटेरिया है, जैसे हमारा इक्विटी बाजार होता है उसका क्राइटेरिया होता है साइज ऑफ द कंपनी, जैसे बोलते हैं स्मॉल कैप कंपनी, मिड कैप, उसके बेसिस पे क्राइटेरिया हम सेग्रीगेट करते हैं बाजार को। यहाँ का जो बाजार है वो समय के हिसाब से डिवाइडेड है। तो बाजार जो डिवाइडेड है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको पहले ही बताया, 365 दिन से कम का जो समय है वो शॉर्ट टर्म बाजार का हिस्सा है, और 365 दिन के ऊपर का जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो लॉन्ग टर्म बाजार का हिस्सा होगा। ना इसमें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं। मनी मार्केट में हमने बात करी कॉल और नोटिस मनी मार्केट की, कि कॉल मनी आपका एक ओवरनाइट होता है, नोटिस मनी 2 से 14 दिन और टर्म मनी इज 15 दिन या उससे ऊपर। देन यू हैव ट्रैप्स ऑल्सो, हमने ट्रैप्स की भी बात करी। टी बिल्स, इसके बारे में बात करेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, इसके बारे में बात करेंगे। एंड देन यू हैव कमर्शियल पेपर्स ऑल्सो। नाउ
कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी तो होंगे जिनकी टाइम पीरियड जो बची हुई है वो 365 दिन से कम की बची हुई है। लाइक कोई बॉन्ड था जो 7 साल का था बट उसे 6.5 साल हो गए, अब मार्केट में वो ट्रेड किया जा रहा है अगले 6 महीने के लिए। तो वो ऐसी सिक्योरिटीज जिनका टाइम पीरियड, रेसिडुअल टाइम पीरियड 365 दिन से कम का बचा है, वो भी इस बाजार का हिस्सा हो जाते हैं। देन यू हैव फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स आल्सो, जिनका मियाद 1 साल से कम का बचा है। एंड फाइनली यू हैव सिक्योरिटाइज पेपर्स। ये एक बडिंग कॉन्सेप्ट है इंडिया में सिक्योरिटाइजेशन का, इस पे भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एंड पीटीसीज एक इंस्ट्रूमेंट है जो आज की डेट में हम देखते हैं इस बाजार में फंड्स के पोर्टफोलियो में शामिल किए गए हैं। 2%, 3% आप देख सकते हैं पीटीसीज भी शामिल किए गए हैं। सो पीटीसीज क्या होते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। बाकी डेफिनेटली यू नो लॉन्ग टर्म, ये हम अगले सेशंस में इन पे चर्चा करेंगे कि लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, और बॉन्ड सबसे ज्यादा इसमें देखा गया है। सो ट्रेजरी बिल्स की अगर हम बात करें, सो ट्रेजरी बिल्स डेफिनेटली इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई के प्राइमरी डीलर्स इसको इशू करते हैं, और ये एकमात्र सिक्योरिटी है जो अपने नाम से इशू की जाती है गवर्नमेंट द्वारा। 91 डेज का टेन्योर नॉर्मली रहता है, उसका डबल अगर आप करें तो 182 डेज, और उसका भी डबल करें तो 364 डेज। तो 3 डिनोमिनेशंस में नॉर्मली ये सिक्योरिटी इशू की जाती है। नाउ ये एक जीरो कूपन सिक्योरिटी है, इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता। तो अब पैसा कैसे कमाया जाएगा अगर कोई ये सिक्योरिटी खरीदेगा? तो जाहिर सी बात है इन सिक्योरिटीज का जो ट्रांजैक्शन होता है वो डिस्काउंट पे होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 100 रुपए की अगर वैल्यू है तो आपको 100 रुपए पे नहीं करना है, आपको कम पैसे पे करने हैं। तो जैसा कि एक एग्जांपल यहां मैंने लिया है, 91 डेज का अगर टी बिल है और उसकी 100 रुपए फेस वैल्यू है, तो मे बी इट इज इशूड बाय 98 रुपीज 20 पैसा, यानी कि एट अ डिस्काउंट ऑफ 1 रुपी 80 पैसा। और जब ये रिडीम किया जाएगा तो जो फेस वैल्यू 100 रुपए है ये कस्टमर को मिल जाएगी। सो जो डिफरेंस है दैट इज द इंटरेस्ट विच नॉर्मली अर्न्स बाय द इन्वेस्टर। तो जितनी भी सिक्योरिटीज मनी मार्केट में है नॉर्मली दे ट्रेड ऑन डिस्काउंट। दूसरा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स वर्ड है तो डेफिनेटली ये कॉमर्शियल बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इसको आप एक तरीके से जैसे मनी इन बैंक भी आप कह सकते हो, क्योंकि जितना आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो उतना ही ज्यादा सेफ ये भी रहता है। दे आर ऑल्सो इंश्योर्ड एंड दे आर रिस्क फ्री। नॉर्मली जो इनका टर्म है वो फिक्स रहता है, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1 से लेके 5 साल तक भी होता है कई बार। बट जितना भी 1 साल से कम का टेन्योर रहेगा वो इस बाजार का हिस्सा रहेगा। देन यू हैव शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, वही इसको जारी करते हैं। रूरल बैंक्स नहीं कर सकते, लोकल एरिया बैंक्स नहीं कर पाते हैं। मेच्योरिटी का जो पीरियड रहता है वो 7 दिन से लेके 1 साल से कम का रहता है। एंड अगेन ये भी डिस्काउंट पे नॉर्मली इशू किए जाते हैं, एंड मेच्योरिटी पे डेफिनेटली फेस वैल्यू मिल जाती है। कॉमर्शियल पेपर्स अनदर इंस्ट्रूमेंट। कॉमर्शियल वर्ड जुड़ा है तो डेफिनेटली इसको कॉर्पोरेट्स इशू करेंगे, and issued in the form of PNs, which is what we call promissory notes. Primary dealers या satellite dealers normally इसको permit करते हैं ताकि CPs issue किए जा सकें, और short term fundings की जो requirement है उनके operations के लिए corporates के, उनको वो पूरा कर सकें। Then you have सो हु इशू कॉमर्शियल पेपर्स। कॉमर्शियल वर्ड जुड़ा है तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या आपके जो कॉर्पोरेट्स हैं या प्राइमरी डीलर्स हैं वो इसको नॉर्मली इशू करते हैं। डिनोमिनेशन जो होता है वो 5 लाख का या उससे मल्टीपल उनका देयर ऑफ किया जाता है। जितना भी अमाउंट सिंगल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है शुड नॉट बी लेस देन 5 लाख। तो 5 लाख फेस वैल्यू है, उसके बाद वो मल्टीपल्स में कर सकता है। एंड
नॉर्मली ये 30 से लेके 364 दिन तक के लिए इशू किए जाते हैं। अब कॉर्पोरेट से डेफिनेटली एक रिस्क आ जाता है जिसको हम क्रेडिट रिस्क भी बोलते हैं या डिफॉल्ट रिस्क भी बोलते हैं, बट छोटे समय में डिफॉल्ट रिस्क बहुत कम देखा जाता है, बट हायर पीरियड में डेफिनेटली डिफॉल्ट रिस्क ज्यादा देखा गया है। सो कमर्शियल पेपर्स नॉर्मली 7 दिन से लेके 365 दिन तक की मेच्योरिटी रहती है। नाउ क्या इसमें एनआरआईज या फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। हाउएवर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो एज पर सेबी गाइडलाइंस नॉर्मली किया जाता है, प्रॉमिसरी नोट्स के रूप में किया जाता है, और ये डीमटेरियलाइज फॉर्म में भी डिपॉजिटरीज में रखा जा सकता है, जैसा कि शेयर्स को रखा जाता है। Now, this is a very important concept. 2008 में अगर आप देखें तो जो क्राइसिस हुआ था जिसको हमने लेमन ब्रदर्स या सब प्राइम क्राइसिस बोला था, वो इसी की वजह से हुआ था। ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, सिक्योरिटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है। आई डोंट नो वेदर आई कैन सी अ वाइट इसमें व्हाइट बोर्ड की सुविधा शायद नहीं है। अगेन आई विल गो वर्बल ओनली। तो लेट्स इसको समझने के लिए बड़ा सिंपल सा मैं आपको समझा। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इस पिक्चर को देख के शायद आप कुछ ना समझ पाए, बट लेट मी गिव यू अ सिंपल व्यू कि अगर लेट्स से एक बैंक है जिसको होम लोन देना है और इसके पास कुछ 100 कस्टमर्स हैं और जो घर की वैल्यू है वो तकरीबन 1 करोड़ है। तो अगर 100 घर हैं और 1 करोड़ की वैल्यू है तो आप समझ सकते हैं उसको 100 करोड़ का डिसबर्समेंट करना है, और इसके लिए लेट्स से वो 10% चार्ज कर रहा है ब्याज। अब बैंक के पास ये 100 करोड़ नहीं है, तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने ये सिक्योरिटी, ये जो लोन है 100 करोड़ का, ये इसने एक थर्ड पार्टी को बेच दिया एट अ ब्याज ऑफ 9%। 9% ब्याज पे इसने ये 100 करोड़ का लोन एक थर्ड पार्टी को सेल कर दिया। नाउ जो पार्टी है उसको 9% का ब्याज मिलेगा डेफिनेटली, बट इसको भी तो पैसा चाहिए। सो इसने क्या किया, इसने मार्केट में सिक्योरिटीज लॉन्च कर दी जिससे वो पैसा जुटा रहा है, विच आर बैक्ड बाय मॉर्गेजेस। सो मॉर्गेज से बैक्ड सिक्योरिटीज अगर मार्केट में इशू किए जाएं तो आप डेफिनेटली कोलैटरल देखोगे कि हाँ ये अगर लोन इसको कोई डिफॉल्ट होगा तो डेफिनेटली घर है गिरवी। ना हुआ क्या कि डेफिनेटली जो वैल्यूएशन है घरों का, वो जितना उनका वैल्यू था उससे भी घट गया, कम हो गया। तो अब अगर आपने 1 करोड़ का लोन लिया और आपके घर की वैल्यू 70 लाख हो जाए तो आप क्या बोलोगे? घर ले जा भाई, लोन नहीं देता। तो यही हुआ, एंड जिसकी वजह से क्या हुआ, 100% डिफॉल्ट हुआ। एंड सबसे ज्यादा किसने भुगता? उन लोगों ने भुगता जिन्होंने उन सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट किया। सो जब आप इंटरेस्ट को होम लोन बायर से लेके सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को देते हो तो उसे हम बोलते हैं पास थ्रू सर्टिफिकेट्स। सो सिक्योरिटाइजेशन इज नथिंग, इट्स बेसिकली जितनी भी सिक्योरिटीज मार्केट में लॉन्च की जाती हैं पैसा जुटाने के लिए, वो किसी ना किसी सिक्योरिटीज, किसी ना किसी एसेट से बैक्ड रहती हैं, चाहे वो सीडीओज हो, चाहे वो कॉमर्शियल मॉर्गेजेस हो, चाहे वो रेजिडेंशियल मॉर्गेजेस हो, कोई ना कोई मॉर्गेज जरूर होगा। दैट्स व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज सिक्योरिटाइजेशन। अब जो थर्ड पार्टी है इसको हम इंडिया में बोलते हैं SPAs, which is special purpose, SPVs, which is special purpose vehicle। ये कोई भी हो सकता है, ये कोई ट्रस्ट हो सकता है, ये कोई कॉर्पोरेशन हो सकता है, कोई लीगल एंटिटी हो सकती है। डेफिनेटली ये RBI अपॉइंट करता है, तो कोई हेराफेरी नहीं हो सकती। There are only few organizations which are authorized to issue securities which are backed by
मॉर्गेजेस, यानी मॉर्गेजेस से बैक्ड सिक्योरिटीज जितनी भी हैं वो जारी करने का जो प्रावधान है वो सिर्फ एसपीवीज के पास है। और पास थ्रू सर्टिफिकेट जैसा मैंने आपको बताया ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है जो इस एसपीवी द्वारा जारी किया जाता है और इसमें क्या है, एक जगह से इंटरेस्ट लेके दूसरी जगह पास किया जाता है। तो पास थ्रू सर्टिफिकेट्स की से आपको नॉर्मली इंटरेस्ट मिलता है सिक्योरिटाइजेशन के कॉन्सेप्ट में। सो पीटीसीज आप पोर्टफोलियो में देख सकते हैं 2%, 2.5%, 3% तक पीटीसीज देखे गए हैं पोर्टफोलियोज में, नॉर्मली मनी मार्केट फंड्स में। नाउ डेट मार्केट में डेफिनेटली मार्केट है तो रिस्क भी है। अब रिस्क की अगर हम बात करें तो रिस्क इस बाजार में इंटरेस्ट रेट रिस्क रहेगा ही रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि इंटरेस्ट रेट से ही सारा डीलिंग है। देन यू हैव इन्फ्लेशन या परचेजिंग पावर रिस्क। तो कई बार होता है कि जब री इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो ये रिस्क देखा जाता है। जब कोई चीज खरीदने की बात आती है तो कई बार देखा गया है कि चीज ज्यादा महंगी हो गई है बट ब्याज कम मिला। तो इन्फ्लेशन रिस्क या परचेजिंग पावर रिस्क जरूर को उतना अर्निंग्स नहीं हो रहा है जितना उसने सोच के आपको ब्याज प्रॉमिस किया था, तो वो क्या करता है, उन सिक्योरिटीज को कॉल बैक कर लेता है बाजार से। तो सिक्योरिटीज में ये ऑप्शंस भी देखे गए हैं, क्योंकि उस वक्त फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इन्वेस्टमेंट्स के जो भी आपको अवेलेबल है वही आप कर पाते हो। देन यू हैव लिक्विडिटी रिस्क, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क। बाजार में हमने अभी हाल फिलहाल में देखा था इस रिस्क की वजह से देयर वर 6 स्कीम्स जो बंद हो गई थी and one of the AMC faces this risk. So liquidity risk बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क है इस बाजार का। और मैंने जैसा आपको बताया कि ये बाजार में जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इस रिस्क से ऊपर है, क्योंकि वो हाईली लिक्विड है। आप एक दिन की बात करें तो आप एक दिन के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो रिस्क फैक्टर्स को मैनेज कैसे किया जाता है? नाउ इंटरेस्ट रेट रिस्क को डेफिनेटली मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो पोर्टफोलियो का क्रिएट किया जाता है उससे इसको पूरा किया जाता है। नाउ दूसरा सेशन या तीसरा सेशन जो हम करेंगे उसमें डेफिनेटली इस पे डिटेल में समझेंगे कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होता है और कैसे कैलकुलेट होता है। क्रेडिट रिस्क, डेफिनेटली क्रेडिट रेटिंग्स या रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज फंड मैनेजमेंट द्वारा अपनाई जाती हैं। इन्वेस्टमेंट रिस्क अगेन इसमें कई सारी स्ट्रैटेजीज फंड मैनेजर द्वारा अपनाई जाती हैं, लाइक लैडरिंग स्ट्रैटेजी हो गई, रोल डाउन स्ट्रैटेजी हो गई। तो कई सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो क्रिएट की जाती हैं बाय फंड मैनेजमेंट, ताकि ये जो री इन्वेस्टमेंट का रिस्क उनके सामने आएगा वो ना आए। कॉल रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क इज नॉट पार्ट ऑफ दिस मार्केट। काउंटर पार्टी रिस्क, सिसिल इज द बॉडी, तो इसमें काउंटर पार्टी रिस्क भी डेफिनेटली खत्म हो जाता है। एंड प्राइस रिस्क, अगेन एक्सपर्ट फंड मैनेजर अगर होंगे तो वैल्यूएशंस को वो इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। नाउ सिक्योरिटीज का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, डेट मार्केट का जो सेबी ने कैटेगराइजेशन किया था और रैशनलाइजेशन किया था जनवरी में, तो उसमें अगर हम देखें तो ये ड्यूरेशन बेस्ड डेट स्कीम्स है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला जो कैटेगरी है वो ओवरनाइट फंड है। ना ओवरनाइट फंड में आप देख सकते हैं कि नॉर्मली जो इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं फंड मैनेजमेंट द्वारा वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो नॉर्मली ओवरनाइट मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि उनकी मियादी ओवरनाइट है। देन यू हैव लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड में नॉर्मल एवरेज मैच्योरिटी 30 दिन की रहती है। तो मैंने आपको बताया डेट बाजार का जो क्लासिफिकेशन है वो समय सीमा पर है। सो आप देख सकते हैं यहाँ जितना क्लासिफिकेशन अगेन टाइम पीरियड पे। Then you have duration of 3 to 6 months. Then you have low duration fund, duration of 6 to 12 months. और उसके बाद फिर शॉर्ट ड्यूरेशन फंड शुरू हो जाता है, which is 1 से 3 साल, मीडियम ड्यूरेशन 3 से 4 साल, एंड देन यू हैव बॉन्ड फंड्स, जहां डायनेमिक बॉन्ड फंड भी है जो 1 साल से लेके 7 साल तक टॉगल करता है। सो आप देख सकते हो कि शुरुआत की जो 4 कैटेगरीज हैं
जिसमें हमारा ओवरनाइट फंड आ जाता है, लिक्विड फंड आ जाता है, शॉर्ट टर्म फंड आ जाता है और लो ड्यूरेशन फंड आ जाता है। ये 4 कैटेगरीज हैं जो आज की डेट में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रही हैं। देन कुछ थीम बेस्ड भी स्कीम्स हैं। सो थीम बेस्ड की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मनी मार्केट फंड जो ब्लू में है, डार्क ब्लू में है, दैट इज वन कैटेगरी जो इस बाजार का हिस्सा है, जो कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में ही इन्वेस्ट करता है। बाकी जितनी कैटेगरीज हैं, हाइब्रिड बॉन्ड फंड, कंजर्वेटिव कैटेगरी है, एग्रेसिव कैटेगरी है। एग्रेसिव में इक्विटी ज्यादा होगा डेफिनेटली, तो इस बाजार का हिस्सा नहीं होगा। देन यू हैव फ्लोटिंग रेट फंड्स, देन यू हैव गिल्ड सिक्योरिटीज फंड जो कि प्राइमरली सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। देन यू हैव बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स जो कि बैंकिंग या पीएसयू कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। देन यू हैव क्रेडिट रिस्क फंड्स जो कि हमारा सेकंड सेशन होगा, वो उस पर हम डेफिनेटली चर्चा करेंगे। एंड देन यू हैव प्राइम डेट फंड जो कि नॉर्मली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। तो आज की डेट में देखें तो हमारे पास कुछ 5 फंड्स हैं जो इस बाजार में निवेश करते हैं और हम अपने कस्टमर्स को इन फंड्स में दे सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, नए कस्टमर्स को अंदर लाना है, बड़े कॉर्पोरेट्स को पैसा सेव करवाना है, तो इस केस में डेफिनेटली हम इन 5 फंड्स को देख सकते हैं। मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा 3 फंड्स की प्राइमरीली, जो आप बेखौफ होके सेल कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा डर यही रहता है कि सर हमने इन्वेस्ट कराया और कस्टमर का पैसा नेगेटिव ना हो जाए। तो आप ये चीज यहाँ नहीं देखेंगे। डेफिनेटली यू विल सी सम पॉजिटिव रिजल्ट्स हियर। सो फंड मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है निपॉन में, उसकी चर्चा करते हैं और इन 3 फंड्स की कैटेगरीज जो प्राइम कैटेगरीज हैं उन पे चर्चा करते हैं। सो अगर हम फंड की फैक्ट शीट्स की बात करें तो फैक्ट शीट्स में बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो कई बार हमें समझ में नहीं आती। डेट फंड्स में अगर हम बात करें तो हमें समझ में नहीं आती। डेट फंड्स में अगर हम बात करें तो ये कुछ चीजें हैं जो आप वहां आपको देखनी चाहिए बेचने से पहले, और डेफिनेटली आपको ये समझनी चाहिए। सो वेटेड एवरेज मैच्योरिटी। नाउ अगर जितना भी फंड्स में पैसा जुटा है जिसको फंड मैनेजर आगे इन्वेस्ट करेगा, जाहिर सी बात है वो सब में इक्वली इन्वेस्ट नहीं करेगा। वो अलग अलग सिक्योरिटीज में इशू करेगा और अलग अलग अमाउंट के साथ इशू करेगा। तो जो प्रोपोर्शन में वो इन्वेस्ट करता है उसको बोलते हैं वेट्स, यानी कि कितना वेट उसने। तो लेट्स से अगर उसने 3 सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है और एक सिक्योरिटी, ए सिक्योरिटी में उसने 30% इन्वेस्ट किया है, बी सिक्योरिटी में उसने 35% किया है और सी सिक्योरिटी में भी उसने बाकी बचा हुआ किया है। तो जो 30%, 35% है, दीज आर वेट्स। नाउ हर एक सिक्योरिटी का कुछ ना कुछ मेच्योरिटी पीरियड भी होगा। कोई सिक्योरिटी हो सकता है 6 महीने में मैच्योर हो रही हो, हो सकता है 3 महीने में हो रही हो। तो जब इनको वेट्स के साथ एवरेज किया जाता है तो इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज मैच्योरिटी। तो वेट्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है वेट्स सिक्योरिटी के टाइम फ्रेम को और फिर उसका एवरेज निकाला जाता है। तो दिस इज वेटेड प्रोपोर्शन ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का जो वेटेड एवरेज है वो ये इससे पता चलता है, यानी कि जो एवरेज मैच्योरिटी हो रही है पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज की वो तकरीबन इतनी है। देन यू हैव मॉडिफाइड ड्यूरेशन। इसको हम डिटेल में समझेंगे, बट मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो मैकॉले ने इजाद किया था। सालमन ब्रदर्स थे जिन्होंने ये एनालॉजी क्रिएट की थी। सो ड्यूरेशन वो टाइम फ्रेम होता है जिसमें जितना पैसा लगाया गया वो कितने समय में वापस आ गया, ये हमें ड्यूरेशन बताता है। यानी कि अगर आपने 100 रुपए किसी बॉन्ड में लगाए जहां से आपको कुछ 5% का ब्याज आ रहा है, तो कितने समय में आपका ये 100 रुपया वापस आ गया, ये टाइम फ्रेम ड्यूरेशन बताता है। नाउ चूंकि इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट अपसाइड डाउनसाइड होता रहता है, तो ये जो ड्यूरेशन का टाइम फ्रेम है ये खिसकता है। अब ये किस लिहाज से खिसकेगा या कितने मैग्नीट्यूड से खिसकेगा, ये कौन बताता है? ये बताता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन।
So modified duration is basically a price sensitivity of a instrument. यानी कि अगर मैंने पैसा लगाया और कल को बाजार में इंटरेस्ट रेट घट या बढ़ गए आरबीआई द्वारा, क्योंकि हर क्वार्टर पे एमपीसी कमेटी अपने रेट्स डिक्लेयर करती है, तो अगर आरबीआई ने इन रेट्स को कम या ज्यादा कर दिया, देन इन दैट केस मेरे प्रोडक्ट पे कितना फर्क आएगा ये कौन बताता है? ये बताता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं कि इक्विटी में अगर एवरेज 15% का रिटर्न कोई प्रोडक्ट दे रहा है, तो इक्विटी में ये प्रोडक्ट कितना वोलेटाइल है ये पता चलता है हमें स्टैंडर्ड डेविएशन से, क्योंकि वो बताता है टोटल रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कह रहा है 6.4, तो यानी कि ये प्रोडक्ट ऊपर 21% तक जा सकता है 15 एवरेज, और 6% ऊपर 6.14 ऊपर, और 6.14 अगर मैं माइनस करूं 15 में से तो ये तकरीबन 8.5 पौने 9 के आसपास आएगा। तो यानी जो इस प्रोडक्ट के फ्लक्चुएशन की रेंज है वो 0.9% से लेके 21% तक है। ये आपको इक्विटी में पता चलता है। अभी अगर डेट प्रोडक्ट को समझना है कि ये कितना वोलेटाइल है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा मॉडिफाइड ड्यूरेशन से। सो मॉडिफाइड ड्यूरेशन में से कैसे पता चलेगा, इसको समझने के लिए आपको एक और टर्म समझना पड़ेगा, जैसे विच इज यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी कहती है कि जितनी सिक्योरिटीज पोर्टफोलियो में शामिल की गई हैं, अगर इन्हें मैच्योरिटी तक होल्ड किया जाए उनकी, तो ये प्रोडक्ट कितना रिटर्न जनरेट करेगा, चाहे बाजार में कितना ही उथल पुथल हो जाए। सो यील्ड टू मैच्योरिटी भी आपको फैक्ट शीट में दी होती है। तो अगर किसी फैक्ट शीट में यील्ड टू मैच्योरिटी दी है लेट्स से 7.65% और मॉडिफाइड ड्यूरेशन दिया है 2.3%, फिर से बोलता हूं 7.14% आपको YTM दिया हुआ है और 2.14 आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन दिया हुआ है। नीचे हो जाता है। नितिन जी, आपकी आवाज बीच में थोड़ी चली गई थी, आप एक बार वो फिर से बता सकते हैं? मैं फिर से बोलता हूं। YTM, I don't know, I can write it here or not. So let's say आपका जो YTM है, is it visible on the screen now? I'm writing it. Yes, हम लोग देख पा रहे हैं। Let's say 7.14% इस प्रोडक्ट का YTM है, यानी कि अगर इस पोर्टफोलियो को मैच्योरिटी तक होल्ड करा जाए तो ये प्रोडक्ट मुझे 7.25% का रिटर्न जनरेट करके देगा। और अगर मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज 2% या 2 years है, 2.14 ले लेता हूं मैं, यानी कि कुछ 2.5 से 3 साल की सिक्योरिटीज पोर्टफोलियो में शामिल की गई हैं, तभी मॉडिफाइड ड्यूरेशन 2.14 के आसपास है। सो अगर 100 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट अपसाइड जाए या डाउनसाइड जाए तो प्रोडक्ट में कितना फ्लक्चुएशन आएगा या रिटर्न्स में कितना फ्लक्चुएशन आएगा, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा प्लस माइनस मॉडिफाइड ड्यूरेशन, YTM प्लस माइनस मॉडिफाइड ड्यूरेशन। यानी कि अगर 7.14 में से मैं 2.14 माइनस कर दूं तो कितना हो गया? दिस इज 5%, और अपसाइड कितना हो गया? 9.28%। यानी इस प्रोडक्ट की जो फ्लक्चुएशन की रेंज है मैक्सिमम साइड पे वो 5% से लेके 9.5% तक है।
दिस इज हाउ मॉडिफाइड ड्यूरेशन टेल्स यू। सो प्रोडक्ट अगर आपको कम वोलेटाइल चाहिए, यानी कि कस्टमर ऐसा है जो कह रहा है कि सर मार्केट में फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए, उस केस में आपको वो प्रोडक्ट चूज करना चाहिए जिसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या हो, सबसे कम हो, ताकि फ्लक्चुएशन वोलेटिलिटी है वो इस प्रोडक्ट में ना मिले, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का ज्यादा फर्क प्रोडक्ट पे ना हो। एक्सपेंस रेशियो यू ऑल नो, जैसा इक्विटी में होता है वैसा ही एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे भी होता है। एसेट एलोकेशन पाई चार्ट, यानी कि कितना इन्वेस्ट किया गया है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, कितना इन्वेस्ट किया गया है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में, कितना इशू किया गया कॉमर्शियल पेपर्स में। रेटिंग्स का भी प्रोफाइल दिया होता है, ट्रिपल ए रेटेड प्रोफाइल में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, डबल में कितना किया गया है, सिंगल ए में कितना किया गया है, या स्पेकुलेटिव में कितना है। तो ये पाई चार्ट्स आप फैक्ट शीट में इजीली देख सकते हैं। एंड जाहिर सी बात है अगर मनी मार्केट है तो आप वही इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे जो हमने अभी चर्चा करी थी, कॉमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ट्रेजरी बिल्स, पीटीसीज, ट्रैप्स, आप यही प्रोडक्ट्स देखेंगे उसमें। तो जितने भी आपके सिक्योरिटीज हैं जो सॉवरेन गारंटी के साथ हैं वो मेजर रखे जाते हैं, कॉमर्शियल पेपर्स थोड़े से रखे जाते हैं ताकि रिटर्न्स को बूस्ट किया जा सके। नाउ फिक्स्ड इनकम की अगर हम बात करें, जो हमारी इन्वेस्टमेंट टीम है, इट्स अ वेरी लार्ज टीम इन फंड मैनेजमेंट स्पेस। 16 लोगों की टीम है जो रिसर्च और इन्वेस्टमेंट टीम है। 150 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस नॉर्मली पीपल आर कैरिंग, और नंबर ऑफ इशूअर्स जो सिक्योरिटी इशू करते हैं वो तकरीबन 600 से ज्यादा लोग इशूअर्स को ट्रैक किया जाता है उनके इन्वेस्टमेंट रिसर्च में। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो टीम है बड़ी रोबस्ट है, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी रोबस्टली मैनेज किए जाते हैं। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, जो कि निपॉन होने से पहले की ये बात कर रहा हूं मैं, जो रिलायंस था जब ये तब, तो उस वक्त अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली की इनपुट्स देखे जाते थे इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लेने के लिए, जिसमें रिसर्च एक हिस्सा थी। देन पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट किया जाता था और फिर पोर्टफोलियो को मॉनिटर किया जाता था। ये डेफिनेटली एक एग्जिस्टिंग प्रोसेस था जो हर एएमसी फॉलो कर रही थी। नाउ डेफिनेटली निपॉन होने के बाद हमने गुड को और बेटर बनाया। कैसे बनाया? डेफिनेटली वी हैव स्ट्रेंथेंड आवर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में हमने कुछ इंक्रीमेंटल मेजर्स लिए, जिसमें फंड केसिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फंड केसिंग क्या है? जैसे आपको आपका चश्मा, अगर आप कोई चश्मे का केस देखें तो आपको समझ में आ जाता है कि ये चश्मा छोटा होगा या पतला होगा या किस तरीके का होगा। तो बेसिकली फंड केसिंग देख के ये समझ में आता है कि इस फंड का स्कोप क्या है और इसका बाउंड्रीज क्या है। देन यू हैव स्कोरिंग मेथोडोलॉजी ऑल्सो वी हैव इम्प्लीमेंटेड। परफॉर्मेंस का जो क्राइटेरिया है वो डिसाइड किया गया। इसमें काफी सारी चीजें की गई। इसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया गया है। जो करेक्टिव एक्शंस हैं वो टाइमली लिए गए हैं। इसमें कई सारी चीजें हैं, पीयर ग्रुप एनालिसिस हो गया, बेंचमार्क से कितना रिटर्न एक्स्ट्रा जनरेट हुआ है, ये सारी चीजें इसमें शामिल की गई हैं। और इसका इवैल्यूएशन केवल फंड मैनेजमेंट लेवल पे नहीं है, इसका इवैल्यूएशन बोर्ड लेवल पे है, विच इज लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने इसका प्रेजेंटेशन होता है एवरी क्वार्टर। तो सवाल किए जाते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका रिटर्न क्यों नहीं आया, अगर रिटर्न्स नहीं आ रहे तो ये काफी अच्छा चीज किया गया है और बेहतर बनाया गया प्रोसेसेस को। फंड केसिंग एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क तैयार किया गया ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ब्यूटीफुली डिफाइन किया जा सके। सो हम इस पे थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। फंड केसिंग क्या है? इसमें 4 प्राइमरी चीजों को इंपॉर्टेंस दी गई है। पहला डेफिनेटली पोर्टफोलियो ड्यूरेशन, जैसा कि मैंने आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन समझाया, बहुत जरूरी है वॉलेटिलिटी के लिए। सो इसमें भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज डिसाइड की कि किस तरीके से पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन होना चाहिए।
रेटिंग का प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि पास्ट में हमने डिफॉल्ट्स देखे, पास्ट में हमने स्कीम्स में लिक्विडिटी का वो देखा क्रंच, तो रेटिंग्स का जो प्रोफाइल है डेफिनेटली ये 2 पैरामीटर्स को फुलफिल करता है। तो इसलिए इसको भी बहुत ब्यूटीफुली डिफाइन किया गया कि पोर्टफोलियो में कितना पोर्शन किस रेटेड रहेगा। कंसंट्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क है। कई बार होता है जब प्रोडक्ट में आप एक प्रोफाइल डिसाइड करते हो और प्रोडक्ट से पैसा निकलना शुरू हो जाता है किसी कारण से, तो होता क्या है कि आपने हो सकता है किसी सिक्योरिटी को 10% रखा हो, बट चूंकि आपका काफी पैसा बाहर निकल गया, तो हो सकता है अभी जो पोर्टफोलियो दिख रहा है उसमें वो सिक्योरिटी 25% दिख रही हो या 30% दिख रही हो। सो कंसंट्रेशन रिस्क क्रिएट हो जाता है जब इस तरीके की चीजें होती हैं, जो कि नॉर्मली फ्रैंकलिन में अभी हुआ भी था। सो उस केस को भी हमने ब्यूटीफुली डिफाइन किया है कि ग्रुप इन्वेस्टमेंट्स कितना होगा या इंडिविजुअल सिक्योरिटी में कितना होगा। लिक्विडिटी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फंड में 20% 30% का लिक्विड पोर्टफोलियो नहीं है, तो डेफिनेटली पैसा अगर रिक्वायरमेंट होगा और कस्टमर्स पैसा बाहर निकालेंगे, तो उस केस में फंड मैनेजमेंट क्रंच में आ जाएगा। सो लिक्विडिटी का प्रोफाइल ये फंड केसिंग में हमने डिफाइन किया है कि कितना परसेंट 5 रेटिंग होगा, 4 रेटिंग होगा, 3 रेटिंग होगा, 2 रेटिंग। तो आप देख सकते हैं कि जितना ऊपर का रेटिंग है वो लिक्विडिटी स्कोर्स में अव्वल है, जितना वो कम होता जाएगा लिक्विडिटी उतना कम होता जाएगा। सो 1 बीइंग लो लिक्विड एंड 5 बीइंग सुपर लिक्विड। तो पोर्टफोलियो में कुछ सिक्योरिटीज ऐसा रखना पड़ेगा कि अगर पैसे का रिक्वायरमेंट रिडेम्पशन का आता भी है तो आपका लिक्विड प्रोफाइल होना चाहिए। सो परफॉर्मेंस का स्कोरिंग मेथोडोलॉजी मैंने आपको बता दिया। हर क्वार्टाइल पे 1 to 4 के बेसिस पे असेसमेंट किया जाता है, 1 बीइंग सुपरलेटिव एंड 4 बीइंग लोअर। कंटिन्यूस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, इसमें मंथली डैशबोर्ड क्रिएट किया जाता है और ये बोर्ड और कमेटी के सामने प्रेजेंट किया जाता है, ताकि जवाबदेही हो सके कि भैया आपके प्रोडक्ट में अगर कस्टमर का पैसा नहीं जनरेट किया है तो क्यों नहीं किया है। सो सस्टेन परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं प्रोडक्ट्स में, अगर रोबस्ट रिसर्च प्रोसेस है, यहाँ पे फंड केसिंग रोबस्ट है, और अगर आप परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे हैं बहुत रोबस्टली, तो डेफिनेटली सस्टेन परफॉर्मेंस देखा जा सकता है। नाउ अगर मैं इस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं ओवरनाइट प्रोडक्ट है। दिस इज द मोस्ट लिक्विड प्रोडक्ट इन द म्यूचुअल फंड स्पेस। सबसे ज्यादा लिक्विड अगर मैं बात करूं कि अगर किसी को आज पैसा लगाना है और कल पैसा चाहिए, तो ये सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है। सो आइडियल है पार्किंग के लिए 1 दिन से लेके 15 दिन तक के लिए पैसा अगर किसी को इन्वेस्ट करना है। हाईली कंजर्वेटिव फंड है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। वेटेड एवरेज मैच्योरिटी नॉर्मली इसमें 1 दिन से लेके 1 दिन की रहती है, क्योंकि ओवरनाइट इंस्ट्रूमेंट्स में ही इन्वेस्ट किया जाता है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन 0 है, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, क्योंकि आप इंटरेस्ट जो आज होगा वही आपको मिलेगा, कल जो इंटरेस्ट होगा वो मिलेगा। तो इसमें इंटरेस्ट रेट मूवमेंट कोई ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं रखता, मैंने रखता। नॉन मार्क टू मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूएशन प्रोसेस होता है वो नॉर्मली मार्केट प्राइस पे किया जाता है और एवरी डे किया जाता है, ताकि एनएवी डिक्लेयर हो सके। तो नॉन मार्क टू मार्केट है और आइडियल है उनके लिए जो करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो आई एम श्योर आपके बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे जो कॉर्पोरेट्स होंगे जो करंट अकाउंट मेंटेन करते होंगे, और करंट अकाउंट में अगर पैसा रखा है तो आइडियल है कि आप वहां से हटा के यहाँ रख सकते हैं। क्यों जरूरी है इसके बारे में हम आगे और डिटेल में देखेंगे। अगेन सेटलमेंट का जो प्रोसेस है वो T+1 है, यू ऑल नो। मनी मार्केट में आप अगर आज रिडेम्पशन डालते हैं तो अगले दिन आपके अकाउंट में नॉर्मली पैसा आ जाता है। कट ऑफ टाइमिंग यू ऑल नो, 1:30 बजे से लेके 1:30 बजे इसका कट ऑफ टाइमिंग है। सो प्रीवियस डे का एनएवी मिलता है अगर आप बिफोर कट ऑफ टाइम आते हैं, और अगर आप कट ऑफ टाइम के बाद आते हैं तो अगले दिन का एनएवी मिलेगा। दिस इज हाउ दी ओवरनाइट फंड्स पीयर ग्रुप में वी आर स्टैंडिंग। सो आप देख सकते हैं अलग अलग एएमसीज के अलग अलग रिटर्न्स हैं। सो 1 वीक से लेके 1 महीने, 3 महीना, 6 महीना आप देख सकते हैं। सो हाउ द थिंग्स इज कैलकुलेटेड। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, डेट स्पेस में जब भी आप इन्वेस्ट करें, छोटे फंड में, छोटे फंड से मेरा मतलब है एयूएम जो फंड का है उसको देख के जरूर इन्वेस्ट करें। कम से कम नहीं तो 5,000 करोड़ के ऊपर का प्रोडक्ट अगर है तो डीम टू बी सेफ।
प्लस आप ये भी देखते रहिए कि प्रोडक्ट में पैसा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, AUM बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। दिस ऑलवेज हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि यस मार्केट में ये प्रोडक्ट बिक रहा है। Let's talk about the next category, which is liquid funds. You all know, I'm sure ये प्रोडक्ट आपको जरूर पता होगा और आप इसको करते भी होंगे, but let me share one anecdote on this product. You know, I had lot of acquaintances. मैं जब होटल मैनेजमेंट करने गया था तो इन व्यक्ति ने मुझे वहां पे रूम दिलाने में मदद करी थी। ये मेरे वहां पे दोस्त बने थे। ये बात है 95 की। सो 95 से लेके आज तक ये मेरे दोस्त हैं और ये आज की डेट में जिंदल नाम की कंपनी में जनरल मैनेजर है। सो इन्होंने मुझे एक दिन फोन किया कि नितिन तू म्यूचुअल फंड में है ना, तो हमारी कंपनी में ना आज कोई प्रेजेंटेशन देने आया था म्यूचुअल फंड का और मुझे ये SIP बड़ी बढ़िया लगी। मैंने कहा गुड है, तो मुझसे क्या चाहते हैं? तो ये सेड कि यार ये मुझे ना 5 SIP करनी है 5000 की। उसने ये 5 फंड सजेस्ट करे हैं, तो तू मुझे देख के बताएगा ये फंड सही है कि नहीं है। तो मैंने कहा मतलब आपको 25,000 महीने की SIP करनी है, 5-5 हजार की 5 SIP करनी है? नहीं नहीं, मुझे 1-1 हजार की 5 SIP करनी है। मुझे हंसी भी आई। मैंने कहा तो फिर इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? उसने सही सजेस्ट किया होगा, कोई एक प्रोडक्ट पकड़ के एक SIP करो 5,000 की। वाई और बोला नहीं नहीं रिस्की होती है। तो मैंने कहा भैया बहुत दिन हो गए मिले हुए, लेट्स कैच अप इन CP। तो CP में एक रेस्टोरेंट में हम मिले और टिश्यू पेपर के ऊपर बैठ के मैंने उनको रिस्क और म्यूचुअल फंड समझाया। फिर मैंने उनसे उनका पर्सपेक्टिव समझा। मैंने कहा भैया कितना कमा रहे हो, कितना सेव कर रहे हो, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किसके लिए बचा रहे हो, जो कि हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का नॉर्मली रहता है। तो मुझे पता लगा कि कुछ महीने का 80,000 रुपए वो बचा रहे हैं। 50,000 रुपए महीने का ऑलमोस्ट खर्चा है, जो कि इजिली पूरा हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछा ये 80,000 का आप क्या करते हो? कहते बैंक में पड़ा है। तो मैंने कहा अभी कितने टाइम से ये जुड़ रहा है 80,000 रुपए? मतलब जुड़ जुड़ के कुछ 12-13 लाख रुपए हो गया है। तो मैंने कहा दिमाग खराब हो गया है आपका। मैंने कहा आपको 5 SIP करनी है, वो भी 1-1 हजार की। मैंने कहा 10-10 हजार की 5 SIP करो, 50,000। और मैंने कहा ये जो पैसा है ना इसको लिक्विड में लेके आओ। I said liquid क्या होता है? Then I explained him what is liquid fund. So liquid fund you all know कि आइडियल रहता है पार्किंग के लिए फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स। अगर आपको हफ्ते भर से लेके 3 महीने के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, उससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये आइडियल रहता है आपके पोर्टफोलियो में। इमरजेंसी फंड अगर क्रिएट करना हो किसी परिवार का, तो ये प्रोडक्ट सबसे बढ़िया रहता है। तो बहुत कंजर्वेटिव रहता है। फंड का जो एवरेज ड्यूरेशन है वो नॉर्मली 30 डेज का रहता है, 91 डेज तक एवरेज ड्यूरेशन रहता है। और करंट अकाउंट सिनेरियो में अगेन ये सबसे बढ़िया है। तो अगर कोई 5 दिन या 10 दिन तक के लिए पैसा करंट अकाउंट में रख रहा है, तो उस केस में डेफिनेटली ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है। सेटलमेंट अगेन T+1 डेज में होता है, कट ऑफ टाइम सेम रहेगा। सो मैं आपको बताना चाहूंगा उसी कहानी में हुआ ये कि ग्रेजुअली उस समय पे जो एक्शन हुआ वो ये हुआ कि उनके जो 12-13 लाख रुपए थे उसमें से 11 लाख रुपए लिक्विड फंड में आए और 10,000 की 5 SIPs, 50,000 की SIPs शुरू हुई अलग अलग पोर्टफोलियोज में। एंड आज आलम ये है कि उनके घर का मैं तकरीबन 1,46 लाख रुपए मैनेज कर रहा हूँ। 3 महीने बाद इनका मुझे कॉल आता है कि यार मम्मी के अकाउंट में ना कुछ 40-45 लाख रुपए अलग अलग अकाउंट्स में पड़े हुए हैं, इसको भी इधर ही करा दे। बिकॉज लिक्विड फंड्स में आपको एप्स मिलते हैं, इंस्टेंट रिडेम्पशन के एप्स होते हैं, अलग अलग AMCs के अलग अलग एप्स हैं। ICICI देता है, एक्सिस देता है, हम देते हैं। तो ये इंस्टेंट रिडेम्पशन के जो एप्स हैं वो मैंने डाउनलोड करा दिए उनके अकाउंट मोबाइल फोन में। नाउ एवरी डे they can see that appreciation. वो अपने पैसे को हर दिन बढ़ता हुआ देख रहे थे और 3 महीने में 11 लाख रुपए की जो वैल्यू बैंक में होती उससे कहीं ज्यादा उनको दिख रही थी। तो कहते हैं यार इतना तो बैंक भी नहीं देता, तो तू मम्मी का भी पैसा इधर ही करा दे। और मैं आपको बता दूं आज लिक्विड में उनका सिर्फ 7 लाख रुपए इन्वेस्टेड है। बाकी सारा का सारा 1 करोड़ से ऊपर का जो पैसा है वो सारा का सारा अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे
के लिए अलग अलग पोर्टफोलियोज बना के इन्वेस्ट हो चुका है। तो पैसा, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि नया कस्टमर अगर आपको बनाना है तो आप उसके पहले बैंकर बनो, और बैंकर बनने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उसे या तो लिक्विड फंड में ले आओ या फिर आप मनी मार्केट फंड में ले आओ। हमारा चार्म ये होता है कि हम वो प्रोडक्ट देके आए जिसमें हमें कमीशन ज्यादा मिले। तो हमारा नजरिया थोड़ा सा शॉर्ट साइटेड हो जाता है कई बार, बट मैं आपको बता दूं, अगर आप इस प्रोडक्ट को बेच के आते हैं तो ये कस्टमर आपके पास से कभी भी नहीं जाएगा, दैट्स फॉर श्योर। और पैसा एक बार अंदर आ गया, ऑनबोर्ड हो गया कस्टमर अगर आपके साथ, तो वो आपका कस्टमर है, फिर आप उसे जैसे चाहे जहां चाहे वहां ले जाओ। बट इक्विटी दिखा के डेफिनेटली कई बार होता है कस्टमर नहीं आता, नहीं जुड़ता हमारे साथ, बट ये प्रोडक्ट दिखा के डेफिनेटली कस्टमर जुड़ेगा ही जुड़ेगा। एंड लिक्विड फंड्स में डेफिनेटली देयर वाज सम चेंजेस डन बाय द रेगुलेटर। इन्होंने इसमें जो अमोर्टाइजेशन का प्रोसेस होता था, जो फंड मैनेजर नॉर्मली 3 महीने से ज्यादा की सिक्योरिटीज को अमोर्टाइज कर देता था और जितना भी ब्याज है वो पर डे कैलकुलेट करके ऐड कर देता था पोर्टफोलियो में, उसको उन्होंने रोक दिया और फेयर वैल्यूएशन पे लाते हुए ये प्रक्रिया उन्होंने 30 दिन की कर दी। 30 दिन के ऊपर का जो भी वैल्यूएशन होगा वो मार्क टू मार्क बेसिस होगा, जो आपके प्राइस के कर्ता धर्ता है, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, वो जो प्राइस देंगे उस पे वैल्यूएशन किया जाएगा। और उन्होंने 7 दिन तक एक एग्जिट लोड प्रक्रिया लिक्विड फंड में जारी करी। तो आप देख सकते हैं कि एग्जिट लोड बहुत ज्यादा नहीं है, बट यस इट इज स्मॉल अमाउंट। एंड 7 दिन के बाद अगर आप विड्रॉ करते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और ये अक्टूबर 2019 में ये लागू किया गया था। दिस इज हाउ वी स्टैंड इन लिक्विड प्रोडक्ट्स। तो आप देख सकते हैं तकरीबन साल भर का रिटर्न 6% से ऊपर है। बाकी प्रोडक्ट्स में अगर देखें तो कुछ ही प्रोडक्ट्स हैं जो 6% से ऊपर हैं, बाकी सब 6% से नीचे हैं, बट दे आर क्लोज टू 6%। अगेन जैसा कि मैंने आपको बोला, यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रोडक्ट का जो साइज है वो तकरीबन 5 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। मैंने यहाँ जितने भी प्रोडक्ट्स रखे हैं सब 5 करोड़ से ऊपर है। एंड फाइनली यू हैव मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डायनेमिक ड्यूरेशन फंड है ये। इसमें जो इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं अगेन उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में है जो मनी मार्केट के हिस्से हैं, पर इनका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो स्लाइटली हायर है एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। और कंजर्वेटिव फंड है, फंड का जो एवरेज ड्यूरेशन है अगेन इट इज लेस देन 1 ईयर। सो इंटरेस्टिंगली अगर आप साल भर के लिए कोई इन्वेस्टमेंट देख रहा है तो वो इस प्रोडक्ट में आ सकता है इजीली। सेटलमेंट यहाँ पे भी T+1 रहेगा एंड कट ऑफ टाइमिंग यहाँ की 3 बजे है। 3 बजे से पहले अगर आप आते हैं तो सेम डे एनएवी मिलेगा, अगेन नेक्स्ट डे एनएवी। दिस इज हाउ वी लुक अपॉन इन मनी मार्केट फंड। तो आप मनी मार्केट में अगर देखें तो तकरीबन 7% से ऊपर का रिटर्न जनरेट हो रहा है। एंड दीज आर लेटेस्ट रिटर्न्स बाय द वे। ना नॉर्मली इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल 2 तरीके से किया जाता है इंडस्ट्री में। अगर हम बात करें तो या तो पार्किंग के लिए किया जाता है, यानी कि अगर पार्क करना है, और या फिर प्रॉफिट बुक करना है तो उसके लिए इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर सिस्टमैटिकली अगर किसी को इन्वेस्ट करना है और वोलेटिलिटी का फायदा लेना है तो वो STP रूट के लिए इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करता है। Parking, we all know, STP sometimes is very important to make understand people. लोगों को समझाने के लिए ये एक बहुत important जरिया है। कॉर्पोरेट्स को समझाने के लिए तो बहुत ही बढ़िया तरीका है, क्योंकि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स करंट अकाउंट में अपना वर्किंग कैपिटल रखते हैं। तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण लिया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लेट्स से ये एक उदाहरण है। यहाँ मिस्टर राजवर्धन है जो 10 करोड़ रुपया अपने करंट अकाउंट में रखते हैं, और उनकी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है फंडिंग करने की वो 2 करोड़ है 1 दिन बाद, 2 करोड़ है उसके 3 दिन बाद, 4 करोड़ 5 दिन बाद, 2 करोड़ 15 दिन बाद, एंड फाइनली अकाउंट में कुछ भी नहीं है। सो अगर वो
ये पैसा करंट अकाउंट में रखते हैं तो क्या उनको कुछ मिलेगा? शायद नहीं, 10 करोड़ का 10 करोड़ ही होगा। बट अगर वो ये पैसा लिक्विड फंड में रख देते हैं और जैसे जैसे उनको रिक्वायरमेंट आती है वो विड्रॉ भी कर लेते हैं, एनी गेसेस कि उनको कितना पैसा मिलेगा? चैट बॉक्स में लिख के आप मुझे बता सकते हो। एनी गेसेस कि उनको कितना पैसा एक्स्ट्रा जनरेट होगा? या कोई लिखना चाहेगा? एनी गेसेस? So let me show you the calculation of this. So this is how it looks. So अगर 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जाए अगले 15 दिन के लिए और 16वें दिन वो सारा का सारा पैसा इस्तेमाल हो जाए, आप देख सकते हैं कि जितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, so तकरीबन 80,000 रुपए इन 15 दिनों में 10 करोड़ पे बन गया है ना। 80,000 रुपए आप देख सकते हो कि जो छोटे वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाह तो आराम से निकल गई, 10-10 हजार के 8 एम्प्लॉइज निकल गए। सो कॉर्पोरेट्स को आप इजीली इस तरीके की कैलकुलेशंस शेयर कर सकते हैं और एक बड़े पैसे को आप अंदर ला सकते हैं, अपना AUM इजीली बढ़ा सकते हैं। और एक बार कॉर्पोरेट अगर लिक्विड में जुड़ेगा तो डेफिनेटली वो आपको अपने एम्प्लॉइज की SIP भी देगा। तो आप सैलरी एडवांटेज प्रोग्राम को पिच कर सकते हैं। कॉर्पोरेट में घुसना एक बार आप कहीं भी अंदर अगर एंट्री ले गए तो उसके बाद तो 50 ऑप्शंस खुले हुए। You can give free insurance with SIPs, lot of things you can offer. So STP और पार्किंग दो इंपॉर्टेंट वो रूट हैं जो इस प्रोडक्ट्स को यूज किए जा सकते हैं। नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। So this brings me to the end of today's session. आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। तो आज के सेशन में हमने प्राइमरीली जो बात करी वो हमने बात करी मनी मार्केट की, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की, रेगुलेटर के रोल की, इस बाजार के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी हमने बात करी। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आई वुड लव टू आंसर। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी। तो अब समय है क्वेश्चन एंड आंसर राउंड का। इस सेशन के लिए हमारे साथ हमारे कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट सेल्स मिस्टर मुनीश चौहान जी जुड़े हुए हैं, जो कि एक एक करके आपके सवाल नितिन जी से पूछेंगे। ओवर टू यू मुनीश जी। धन्यवाद सुरुचि। मेरी आवाज आ रही है? या मनीष, वी कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर। थैंक यू नितिन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत ही सिंपल शब्दों में हमें डेट फंड के बारे में बताया। स्पेशली जब हम लोग डेट फंड क्लाइंट्स को बता रहे होते हैं तो बहुत टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हमें यूज करनी पड़ती है, बट आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में बहुत बेसिक चीजें हमारे पार्टनर्स के साथ शेयर करी। तो नितिन, क्वेश्चन तो बहुत है, मैं कुछ क्वेश्चंस को रीफ्रेम करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं देख रहा हूँ कि रिस्क से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक पहला और बड़ा बेसिक क्वेश्चन यह आता है कि अगर हम कस्टमर के पास जाते हैं और हम उसे बैंक डिपॉजिट के बजाय कोई डेट फंड बताते हैं, तो हम ये कहते हैं कि इसमें अच्छा रिटर्न है, पर सवाल ये उठता है कि ये कितने सेफ है। तो क्वेश्चन ये है कि डेट फंड कितने सेफ है, और कस्टमर को जब हम डेट फंड बताएं तो उनको क्या बताएं कि ये बैंक डिपॉजिट से बेटर तो है, पर इसमें किस तरह के रिस्क इन्वॉल्व है? See, again, we have different categories of product. ये सवाल तब जायज हो जाता है जब आप एक क्रेडिट रिस्क प्रोडक्ट किसी कस्टमर को सजेस्ट कर रहे हैं, वहां पे डेफिनेटली रिस्क की बात समझ में आती है। लेकिन जब आप पार्किंग के लिए, जब आप 1 साल के कम समय के लिए इन्वेस्ट कराते हैं, तब ये जो रिस्क है वो थोड़ा सा ओमिट हो जाता है। तो जब आप बैंक डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट के एवज में
कोई 3 साल का या 4 साल का या 5 साल का प्रोडक्ट पिच करते हो, देन इन दैट केस सम रिस्क इज इन्वॉल्व। लेकिन जब आप मनी मार्केट प्रोडक्ट्स की बात करते हो तो ये रिस्क बहुत कम हो जाता है एज कंपेयर टू एनी अदर प्रोडक्ट, एनी अदर कैटेगरी। हमारा जो सेकंड सेशन है वो सारा का सारा रिस्क के ऊपर है, क्रेडिट रिस्क प्राइमरीली, तो उसमें भी इसका जवाब काफी अच्छे से मिलेगा। ओके इसी से रिलेटेड नितिन जी एक और क्वेश्चन है जो कि राजेश सिंह पवार जो कि देहरादून लोकेशन से, उन्होंने पूछा है कि क्या हर म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी बनी रहती है, और इनका क्वेश्चन स्पेसिफिक टू है फ्रैंकलिन से कि उनका ये इंप्रेशन है कि शॉर्ट टर्म डेट फंड जो रहे हैं उसमें लिक्विडिटी रहती है, बट ऐसा क्या हुआ कि फ्रैंकलिन को एकदम से अपनी स्कीम्स बंद करनी पड़ी, और क्या हम फ्यूचर में भी ऐसा देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड कंपनीज कोई डेट फंड की स्कीम बंद कर सकती है? बिल्कुल, इनका सवाल बिल्कुल वाजिब है सर, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस हमेशा हमें बहुत कुछ नया सिखाते हैं, और अपनी इंडस्ट्रीज में क्या है ना, मिथ बड़ी जल्दी बन जाते हैं, और वो मिथ टूटते तभी हैं जब इस तरीके के इवेंट्स होते हैं कि जब एएमसी ने स्कीम बंद कर दी। नाउ अगर आपने ध्यान दिया हो मेरे पूरे प्रेजेंटेशन में, तो मैंने फंड केसिंग में आपको लिक्विडिटी का एक प्रोफाइल दिखाया था जिसमें हमने मार्किंग की थी 5 4 3 2 1, 1 बीइंग लेस लिक्विड एंड 5 बीइंग सुपर लिक्विड। तो आज की डेट में जब ये इंसिडेंट्स हुए हैं, सुरुचि क्या नितिन जी की आवाज आ रही है? नहीं, नितिन जी आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज बीच में भी चली गई है। किया गया है वो सारी की सारी क्रेडिट स्पेस में है जी। तो क्रेडिट स्पेस में क्या है, आज की डेट में जब कोरोना वायरस हुआ और लॉकडाउन हुआ है, तो कॉर्पोरेट्स ने जितनी सिक्योरिटीज इशू की हैं, उनका जो प्रॉमिस है आगे पे करने का, वो कितना पूरा होता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो क्रेडिट स्पेस में डेफिनेटली आप ये वोलेटिलिटी देख सकते हो और इस तरीके के आगे सिनेरियोज देख सकते हो। वैसे तो अगर हम बात करें तो जिनका पेमेंट्स डाइसी था उन्होंने पे किया है, लाइक वोडाफोन हो गया, कुछ कॉर्पोरेट्स हैं जिनके पेमेंट्स बड़े डाइसी थे, येस बैंक हो गया, वोडाफोन हो गया, आपका रिलायंस कैपिटल हो गया। तो ये कुछ कॉर्पोरेट्स हैं जिनके डाइसी पेमेंट्स भी अभी आ चुके हैं एएमसीज के पास। तो प्रोडक्ट में आज की डेट में फंड मैनेजर्स बहुत कॉशियस हैं लिक्विडिटी को लेके, क्रेडिट रिस्क को लेके। तो जो रिसर्च पार्ट है उसमें बहुत तब्दीली कर दी गई है। तो इस तरीके के इवेंट्स जो आपने पास्ट में देखे हैं, डेफिनेटली वो आप शायद आगे ना देख पाए जी। तो अभी आज जो हमने बात करी है वो डेफिनेटली 1 साल से कम के टाइम फ्रेम की बात करी है। जब हम अगले सेशन में आएंगे तो हम 1 साल से लेके 5 साल तक की बात करेंगे, और तीसरा सेशन करेंगे तो हम डेफिनेटली 5 साल से ऊपर की बात करेंगे। जी नितिन जी धन्यवाद। हाँ जी, अगला क्वेश्चन भी रिस्क से रिलेटेड ही है, जो कि मिस्टर अंकित निहानिया हैं, हमारे साथ अलवर राजस्थान से जुड़े हैं। उनका क्वेश्चन ये है कि अगर डेट फंड में रिस्क है तो कस्टमर क्यों डेट फंड में इन्वेस्ट करे, क्यों ना वो बैंक डिपॉजिट या किसी सेफ हेवन में इन्वेस्ट करे? देखो, सेफ्टी एक पैमाना है, और ऐसा नहीं है कि आप डेट के सारे प्रोडक्ट्स को रिस्की बता दो। इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि रिस्क फ्री हैं, लाइक ओवरनाइट फंड, लाइक लिक्विड फंड। मनी मार्केट में हमने कुछ नहीं देखा, शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स में हमने ज्यादा कुछ नहीं देखा, पोर्टफोलियो नीट एंड क्लीन है। तो सारे प्रोडक्ट्स में आप इस तरीके का रिस्क परसीव करके मत चलो। कैटेगराइजेशन को बहुत अच्छे से समझिए। जो शुरुआत के मैंने आपको 5 प्रोडक्ट्स दिखाए थे जिनका मियाद 1 साल से कम का है, आप उसमें ड्यूरेशन चेक कीजिए, आप उसमें जो
पाई चार्ट बन के आता है फॉर रेटिंग प्रोफाइल एंड फॉर लिक्विडिटी प्रोफाइल, इनको चेक कीजिए। ये तीन चीजें जब आप चेक करके देखोगे तो आपको दिखेगा प्रोडक्ट कितना सेफ है, कितना ज्यादा साउंड है। आज की डेट में मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप किसी क्रेडिट प्रोडक्ट को बेचो, क्योंकि जब तक ये पेंडेमिक चल रहा है, जब तक ये लॉकडाउन पूरी तरीके से खुल नहीं जाता, इकोनॉमी में एक रिवाइवल वी हैव नॉट सीन, तब तक मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप क्रेडिट प्रोडक्ट्स को बेचो। अवॉइड क्रेडिट प्रोडक्ट्स इन डेट स्पेस। देयर आर प्रोडक्ट्स जहां पे आप इस तरीके का रिस्क नहीं देख सकते, लाइक प्रोडक्ट्स जो आज की डेट में स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, SDLs में इन्वेस्ट कर रहे हैं। SDL इज द मोस्ट सेफेस्ट पार्ट ऑफ लोनिंग इन इंडिया, क्योंकि इसमें RBI पूरा इंटरवेंशन रखता है और कोई भी डिफॉल्ट पॉसिबल ही नहीं है, तो RBI पे करता है। तो SDLs में जहां इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लाइक प्रोडक्ट्स जो कि 5 साल के हैं, 5 साल के प्रोडक्ट्स हैं, 10 साल के हैं, इवन 25 साल के अवेलेबल है, तो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी भी बनाई जा सकती है। दूसरा, इसमें जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था, एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पोर्टफोलियो मैनेज करने का, क्योंकि अगर आप एसेट एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है, let me show you a slide on this. Let me quickly open a this is a live example जो मैंने अपने मेरे कस्टमर का है ये, और I have created this for one of my training program. ये एक गोल बेस्ड, is it visible? ये दिख रहा है आपको? जी, हम देख पा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं। तो इसमें आप देखिए, ये एक गोल बेस्ड एसेट एलोकेशन क्रिएट किया गया है। ये एक क्लाइंट है मेरे, जिन्होंने कुछ 8 साल पहले मेरे साथ इन्वेस्टमेंट किया था, और प्रेजेंट कॉस्ट जो उनके उस गोल की थी उस वक्त उनके हिसाब से 10 लाख थी, और इन्फ्लेशन हमने 6.33 लिया था। दिस इज द एजुकेशन कॉस्ट इंडेक्स। ये अजय इनके बेटे हैं जो जिनकी पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ना चाहते थे, तो इनका जब गोल हमने कैलकुलेट किया तो ये कुछ 22 लाख रुपए का गोल आया, और इसके लिए हमने 10% का इनको, क्योंकि ये मॉडरेट कस्टमर थे, इनका प्रोफाइल मॉडरेट बता रहा था, तो मैंने इनको 10% का रिटर्न सजेस्ट किया, और तकरीबन 6.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया हमारे साथ। अब 3 स्ट्रैटेजीज नॉर्मली बनती हैं, या तो आप इनको एक लार्ज कैप इक्विटी प्रोडक्ट 100% दे दो, 6.5 लाख रुपए लार्ज कैप में डलवा के छोड़ दो। दूसरा, या फिर आप एक डेट फंड में एक्सपोजर दे दो 100%, या फिर आप एक गोल बेस्ड एसेट एलोकेशन क्रिएट करो। नाउ तीसरे वाले के लिए डेफिनेटली डेट जरूरी है, इवन दूसरे वाले के लिए भी। तो मैंने क्या किया, मैंने तीनों स्ट्रैटेजीज पे कैलकुलेशन करके देखा कि मैंने अगर ये किया होता तो क्या सिनेरियो होता। तो आप देख सकते हो, अगर इनको एक लार्ज कैप प्रोडक्ट दिया जाता तो पिछले 8 सालों में आप देख सकते हो तकरीबन 4 बार ऊपर नीचे हो चुका होता इनका पैसा, और एवरेज रिटर्न जो इनका बना है वो तकरीबन 6.46% है, जबकि इन्फ्लेशन 6.33% है। तो क्या जनरेट किया इन्होंने, इक्विटी में इतने साल से लगे हुए हैं और फिर भी पैसा नहीं बना। नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट, कि 100% एलोकेशन अगर डेट में दिया जाता तो आप देख सकते हो ये पैसा बन रहा है कुछ 17 लाख रुपए, और इसमें आप देख सकते हैं ऊपर नीचे भी बहुत ज्यादा नहीं है। ये एक इनकम प्रोडक्ट, इनकम फंड है, सिर्फ एक जगह ऐसा हुआ है जहां पे पैसा कम हुआ है, बाकी आप देख सकते हैं ग्रो हो रहा है। और एवरेज रिटर्न इनका आप देखें इक्विटी से भी ज्यादा बना है, 7.83%। एंड अगर आप गोल बेस्ड एसेट एलोकेशन क्रिएट करते, जो कि मैंने किया, दिस इज हाउ इट लुक्स। सो मैंने ग्रेजुअली क्या किया, मैंने इक्विटी का जो प्रोपोर्शन है वो धीरे धीरे रिड्यूस कर दिया, और मैंने इनको इनकम में धीरे धीरे स्विच कराता चला गया। लाइक पहले 3 साल में मैंने 60-40 का रेशियो रखा, चौथे साल से मैंने 10% घटा के इक्विटी डेट बढ़ा दिया,
एंड 8वें साल से मैंने इक्विटी को और 10% घटा के डेट को 10% और बढ़ा दिया। देन आप देख सकते हो ग्रेजुअली इट रिड्यूसेस। सो इक्विटी की लाइन ब्लू वाली है, आप देख सकते हो धीरे धीरे वो नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है। दिस इज नाउ द मनी। सो गोल बेस्ड एसेट एलोकेशन में आज उनका पैसा तकरीबन 19,33,000 हो चुका है। एवरेज रिटर्न इज 0.9%। सो डेट का अहमियत एसेट एलोकेशन के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप कौन सा एसेट क्लास है जो जिससे आप करोगे, क्योंकि कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरिलेशन बिटवीन द एसेट क्लासेस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। ये देखो, ये आप खुद देख सकते हो, येलो वाला जो पोर्शन है, दिस इज द कोरिलेशन बिटवीन इक्विटी एंड डेट। तो नेगेटिव कोरिलेशन अगर नहीं होगा तो आप 100 रुपए जब किसी कस्टमर का लगाओगे, उस केस में अगर मार्केट ने टर्मोइल ले लिया तो 100 तो 90 होगा ही, 80 होगा, 70 होगा ही होगा। लेकिन अगर आपने एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बनाई है किसी एसेट क्लास के साथ जो नेगेटिवली कोरिलेटेड है, जो कि डेट और इक्विटी का रहता है, तो डेफिनेटली अगर एक एसेट क्लास नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर जाएगा, जो कि हो रहा है मार्केट में। इक्विटी में आज की डेट में तकरीबन 23% का करेक्शन हमने देखा प्रोडक्ट्स में, जबकि डेट प्रोडक्ट में हमने 17%, 18%, 23% का रिटर्न देखा। और ये मैं बात कर रहा हूं पिछले 1 साल की। सो डेट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब आप बाजार में आ रहे हो तो रिस्क तो है डेफिनेटली, बट रिस्क किस तरीके का प्रोडक्ट में है वो आपको समझना है। क्रेडिट प्रोडक्ट्स में डेफिनेटली रिस्क है, इट्स ह्यूज रिस्क, क्योंकि अगर डिफॉल्ट होंगे तो डेफिनेटली मार्क टू मार्केट रिस्क आएगा। बट प्रोडक्ट्स लाइक जिसमें एसडीएल्स में रोल डाउन स्ट्रैटेजीज हैं, एसडीएल्स में इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसमें आप इस तरीके के रिस्क नहीं देख सकते, और लॉन्ग टर्म के लिए आप इजीली इनको देख सकते हो बेचने के लिए। धन्यवाद नितिन जी। हमारे पास क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि टॉप के जो 4-5 क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछ सकूं। बाकी पार्टनर से मैं जिन क्वेश्चंस को अगर हम इस सेशन में उत्तर नहीं दे पाए तो हम आपको 1 बाय 1 करके आपको उनके नितिन जी से उत्तर लेके आपको ऑफलाइन प्रोवाइड कराएंगे। तो नितिन जी, अगला क्वेश्चन है मिस्टर रूपांकुश नागपाल जी का। वो कह रहे हैं कि उनके 2 क्वेश्चन है बेसिकली, कि एक्सपेंस रेशियो और टर्नओवर आपस में कैसे रिलेटेड हैं। इनका पहला ये क्वेश्चन है, और दूसरा आपने जैसे मॉडिफाइड ड्यूरेशन के बारे में एक्सप्लेन किया, तो कह रहे हैं कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन में किसी भी कस्टमर की क्यों जाना चाहिए, जिसका कम मॉडिफाइड ड्यूरेशन हो उसी को ही ऑप्ट करेंगे फिर तो बाय डिफॉल्ट। एब्सोल्युटली। देखो सर, होता क्या है ना कि आप अगर 1 साल का प्रोडक्ट लेके चल रहे हो तो उसमें मॉडिफाइड ड्यूरेशन डेफिनेटली 3 महीने, 3.25 महीने या 4 महीने ऐसे ही होगा। बट आपका टाइम होराइजन अगर 6 साल का है इन्वेस्टमेंट का, तो जाहिर सी बात है आप 1 साल का प्रोडक्ट नहीं चूज करोगे, आप डेफिनेटली चूज करोगे एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें 6 साल तक की सिक्योरिटीज इन्वेस्ट की गई हैं। और वहां पे मॉडिफाइड ड्यूरेशन डेफिनेटली आपका कितना आएगा, आपका 4, 4.5 साल आएगा, या 5 साल आएगा, या 5.25 साल आएगा। सो नाउ यू हैव 4 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आपके पास 4 डिफरेंट एएमसीज के प्रोडक्ट सामने हैं, तो आप जाहिर सी बात है अगर एक कंजर्वेटिव कस्टमर है या मॉडरेट कस्टमर है तो आप डेफिनेटली वो प्रोडक्ट उसमें से चुनना पसंद करोगे जिसमें मॉडिफाइड ड्यूरेशन कम है, चाहे भले ही रिटर्न्स कम हो। बट हमारा क्राइटेरिया सिलेक्शन का हमेशा वो प्रोडक्ट होता है जिसमें रिटर्न ज्यादा हो। रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है यार। सो मॉडिफाइड ड्यूरेशन देखने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि आप जब कंपेयर करें प्रोडक्ट्स को तो उसमें वॉलेटिलिटी आपको पता चलेगी, आपको ये पता चलेगा कि रिस्क प्रोफाइल में किस तरीके का प्रोफाइलिंग किया गया है, सिक्योरिटीज का लिक्विडिटी कितना मेंटेन किया गया है, एंड साइज क्या है फंड का। तो ये 4-5 चीजें डेफिनेटली हमें देखनी चाहिए। धन्यवाद नितिन। अगला क्वेश्चन मिस्टर शेषगिरी गाडा जी का है। इन्होंने पूछा है कि क्या कोई
लिक्विड फंड की विड्रॉल में कोई लिमिट है? शायद वो इंस्टेंट रिडम्पशन की बात कर रहे हैं। इंस्टेंट रिडम्पशन में 50,000 का लिमिट है और 50% ऑफ योर फंड, जो भी आपका फंड है, एक ट्रांजेक्शन जो पर डे का ट्रांजेक्शन है, सो 50% तक आप इंस्टेंट विड्रॉ कर सकते हैं और 50,000 विच एवर इज लेस। बाकी आप 100% अगर विड्रॉल चाहते हैं तो आप 50,000 तक इंस्टेंट ले लीजिए, बाकी का विड्रॉल डाल दीजिए, नेक्स्ट डे आ जाएगा आपके अकाउंट में। नितिन जी, इसमें मैं कुछ और ऐड ऑन करना चाहूंगा। जैसे नितिन जी ने पहले एक्सप्लेन किया था कि हर म्यूचुअल फंड कंपनी का आप ऐप से इंस्टेंट रिडम्पशन डाउनलोड कर सकते हैं। आप निवेश.com की ऐप से भी बिरला का इंस्टेंट रिडम्पशन कर सकते हैं। निपॉन के साथ भी हमारा कोलैबोरेशन हो रहा है, तो आने वाले टाइम पे आप दोनों एएमसीज का इंस्टेंट रिडम्पशन निवेश.com की ऐप से ही कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरी सैलरी तो बैंक में आती ही नहीं है, मेरी सैलरी तो इसी फंड में आती है, लिक्विड फंड में, एंड वी मैनेज ऑल आवर expenses from that fund only. नितिन जी, मैं लास्ट के 2 क्वेश्चन उठाता हूं। एक आ रहा है महेश चंद तोमर जी की तरफ से, बड़ा मार्केट रिलेटेड क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि आपको अगले 6 महीने में किसी डेट फंड में कोई डिफॉल्ट नजर आ रहा है? सर, क्रेडिट स्पेस में हो सकता है, क्रेडिट प्रोडक्ट्स में जो क्रेडिट रिस्क फंड्स होते हैं उसमें हो सकता है, बट और किसी कैटेगरी में मुझे नहीं दिख रहा है, एटलीस्ट मनी मार्केट में तो नहीं है जी। हाँ, और आज हमने जितनी बात करी है वो सारा मनी मार्केट ही है। नेक्स्ट वाले में डेफिनेटली आपका जितना ये डर है ना, ये रिस्क वाला वो और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम क्रेडिट प्रोडक्ट की बात करेंगे। ओके नितिन जी, मैं एक लास्ट क्वेश्चन उठा रहा हूं, और उसके अलावा मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देख रहा हूं नितिन जी जहां पे जो अटेंडीज हैं वो आपकी प्रेजेंटेशन की डिमांड कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल शेयर द पोस्ट रीड मटेरियल, जो जितना भी मैंने प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स दिखाई हैं वो सारा उसमें, प्लस उसके साथ रीडिंग मटेरियल भी मिल जाएगा। तो एक पीडीएफ में शेयर कर देता हूं आपके साथ, सो दैट यू कैन शेयर इट विद द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू सर। तो और एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं अजय ब्रिद्रा सिंह जी से। वो कह रहे हैं कि आपका बैंकिंग एंड पीएसयू डेट के बारे में क्या ख्याल है? बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है सर, और जिस हिसाब से अभी आरबीआई ने स्टांसेस लिए हैं उस लिहाज से डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को काफी बूस्ट मिलेगा। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट होराइजन देख रहे हैं 2 से 3 साल का, तो डेफिनेटली दिस इज अ वंडरफुल ऑप्शन। ओके, थैंक यू नितिन जी। मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपना समय निकाला और ये जो नॉलेज शेयरिंग है हमारे पार्टनर के साथ करी। हालांकि हमने कोशिश ये कर रही थी कि ये सेशन 1 घंटे का रहे, बट इतना इंटरेस्टिंग और इतने अच्छे से आपने बताया कि वक्त का पता ही नहीं चला। और हम आगे भी इसी तरह के सेशन की आपसे उम्मीद रखते हैं। थैंक यू सो मच। मैं ऑडियंस के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा कि अगला सेशन जो है वो 4 अगस्त को है। 3 अगस्त को क्योंकि राखी की छुट्टी है, और 4 को मंगलवार रहेगा, तो मंगलवार को सेम टाइम 4:30 बजे हम ये सेशन स्टार्ट करेंगे। और आपके पास अगर और कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे साथ शेयर करें, और हम नितिन जी से उसके आंसर लेके आपके पास वो आंसर देंगे। इन बिटवीन अगले 1 हफ्ते में हम आपके पास कुछ क्वेश्चंस शेयर करेंगे जिसके आंसर्स आपको देने हैं, और जिससे आपका नॉलेज भी अपडेट होता रहेगा। तो थैंक यू सो मच सभी को जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच बीइंग पार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन। आई होप आज का सेशन लर्निंग से भरा रहा होगा। स्टे सेफ, स्टे एट होम, एंड प्लीज बच्चे और बूढ़ों का जरूर ख्याल रखिएगा क्योंकि दे आर मोर प्रोन टू कोरोना। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू नितिन जी। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी एंड मुनीश जी और सभी पार्टिसिपेंट्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम लोग अगले हफ्ते ट्यूसडे को 4:30 बजे मिलते हैं इसके सेशन 2 के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।